सारी की सारी जो आपकी पोजीशनिंग है जिसमें यू फाइंड बीजेपी के बारे में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से दलितों के लिए ज्यादा घातक कौन रहा, कांग्रेस या बीजेपी? दोनों रहे, लेकिन आपकी जो पोजीशनिंग है, उदाहरण मैं बताता हूँ। मैं जनता की जो डाउट्स और जो उनके डर है वो आप तक पहुंचा रहा हूँ कि आपकी पोजीशनिंग जो है, क्योंकि मुसलमानों को लेके भी आपकी एक स्पेसिफिक पोजीशनिंग है और कांग्रेस को लेके भी, क्योंकि आपने बहुत चीजें फेस की हैं, आपका लिव्ड एक्सपीरियंस है वो, तो लोग आपको आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसके करीब पाते हैं। इत्तेफाक से ऐसा हो जाता है। अभी हालिया जो पोस्ट करी है एक्स पे, उसमें आप कहते हैं कि बीएसपी को धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में आपने उसका बचाव भी किया है, और आप आगे कहते हैं कि उन आलोचकों को आप क्या जवाब देंगे? मेरा सवाल है कि जो बीएसपी को बी टीम कहते हैं, और आपने इसमें लिखा है कि मैं इस पे काम करूँ, और मैंने लिखा है कि हमने भी ठान लिया। अभी एक पैराडॉक्स है, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बेसिकली। ऑन वन हैंड बीएसपी हैज बिकम पॉलिटिकली इररिलेवेंट और लेस इफेक्टिव, और इलेक्टोरली अगर हम देखें आंकड़ों के हिसाब से, इलेक्टोरली जो है बीएसपी इररिलेवेंट हो सकती है, हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन कि अभी एक तरफ तो बीएसपी इलेक्टोरली इररिलेवेंट तो हो ही नहीं सकती, आंदोलन है ये और लोग इसको जिंदा रखेंगे, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से थोड़ी कमजोर हुई है। लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो वर्तमान है बसपा के, उसके बाद अगला भेजने के लिए संभावना अभी नजर नहीं आ रही है, लोकसभा में नहीं है कोई प्रेजेंस। ऐसे में बहुत सारे लोग जो ऑन वन हैंड दे आर सेइंग कि बीएसपी जो है अब कुछ नहीं रही है, नाउ ऑन द अदर हैंड दे आर बेसिकली हमलावर ऑन बीएसपी डे इन डे आउट। वो रात दिन सिर्फ बीएसपी 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 कर रहे हैं। आर दे ट्राइंग टू मेक श्योर कि अब बीएसपी पूरी तरह खत्म ही हो जाए? यही उनकी कोशिश है। एवरी टाइम रिजल्ट जब आता है जब मैं लखनऊ जाता हूँ, आई टेल यू, ठीक है, तो पिछली बार तो मैं गया था। सो आप लिख लीजिए कि इस बार जब रिजल्ट आएगा तो अखिलेश यादव एंड बीजेपी पॉलिटिक्स, आई मीन एक्चुअली जब अखिलेश यादव आते हैं चुनाव, मतलब कोई भी पावर में, तो बीजेपी इस देश में बहुत राइज। आई विल आस्क अ क्वेश्चन हियर कि आप बीएसपी की बात कर रहे हैं, पर आप पॉलिटिकली करेक्ट बातें नहीं कर पाते, कभी नहीं कर पाता, लेकिन इसका एक बात है, सबसे देखिए तो पॉलिटिकल सिनेरियो में व्हेन यू क्लेम टू बी अ सपोर्टर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और अ पार्टी, we do not state the obvious. So she has the guts to say all these things. 100% I tell you, because she is a very very independent leader और fearless है, fearless है, governed by ideology है, ठीक है। जो आपको डिक्लाइन दिख रहा है वो इस वजह से डिक्लाइन नहीं है कि बहन जी इनका दिल्ली के चुनाव में ऐसा हो, राहुल गांधी की पार्टी का अध्यक्ष है, 4-5 मतलब लोग तो कहते हैं कि 500 इलेक्शन हार चुका है वो, छोटे मोटे इस देश में उसके नेतृत्व में 500 इलेक्शन हार चुके हैं। वो क्यों वो बंदा इस देश में देश का पार्टी का मतलब लीडर आजकल वो चिट्ठियां लिख रहे हैं अपने सरकारों के मुख्यमंत्री को रोहित वेमुला एक्ट के लिए। यू मस्ट हैव सीन दैट। आई हैव सीन दैट। संदीप ठकराल पूछ रहे हैं कि नितिन मेश्राम जी के मित्र श्री दिलीप मंडल अब भाजपा की पिच पर खेल रहे हैं, ये उनके शब्द हैं। अगर भविष्य में भाजपा नितिन जी को कोई पद दे दे तो क्या वे भी उस पिच पर खेल सकते हैं? इसकी कितनी संभावना है? नमस्कार, जय भीम दर्शकों, स्वागत है आपका। और वादे के मुताबिक अगला पॉडकास्ट में लेकर आ गया हूं। एडवोकेट नितिन मेश्राम जी मेरे साथ हैं। वैसे तो लंबा चौड़ा प्रोफाइल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया पर अपने विषयों पर मुखरता से लिखते हैं, अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ भी मुखरता से अपनी बात रखते हैं, और कुछ ऐसी बातें भी कहते हैं जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आती और कुछ लोग उनको विवादित भी कह देते हैं। और मेरे बहुत ही अच्छे मित्र भी हैं और बड़े भाई के रूप में हमेशा गाइड करते हैं लीगल मैटर्स पे भी और अदरवाइज भी। सर, स्वागत है आपका। 1 घंटे के लिए हम बातचीत करेंगे जिसमें हम कुछ सवाल हमारी रिसर्च टीम ने बनाए हैं, कुछ जनता ने पूछे हुए हैं और कुछ मेरे अपने सवाल हैं। जनता के सवाल सबसे आखिर में हम पूछेंगे। दर्शकों से एक निवेदन है कि इसमें हम देश की राजनीति से लेके न्यायपालिका, कोलिजियम, बहुजन राजनीति, दलित राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति से होते हुए हम 27 के यूपी चुनाव तक पहुंचेंगे, और इस सब से होते हुए बीच में आपके सवाल भी आएंगे। अगर आप इसको देखना शुरू कर चुके हैं और आपके पास समय नहीं है तो आप अभी बंद कर दीजिए। देखना तब है जब आपके पास पूरा 1-1.25 घंटे का समय हो, लेकिन अनकट देखना। ये पॉडकास्ट है, इसमें खुली चर्चा होती है, इसीलिए आपको इसे देखना है,
देख नहीं सकते तो चला के सुन लीजिए और आप काम करते रहिए, लेकिन आप इसको सुनते रहिए। ये YouTube म्यूजिक पर भी उपलब्ध है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो YouTube म्यूजिक के जरिए आप सुन सकते हैं। और बहुत जल्द ये सारे पॉडकास्ट आपको Spotify और Amazon म्यूजिक और Apple पॉडकास्ट पर भी उपलब्ध हो जाएंगे। सर, आपने मना किया था बहुत बड़ा परिचय नहीं देना है, लेकिन एक परिचय तो बनता था। कुछ सवाल है जनता के जिस पर मैं आऊंगा, लेकिन कुछ सवाल आपके जो पोस्ट हैं उनमें से निकल के आते हैं कि जाति मुक्त भारत को लेकर आपके विशेष टिप्पणियां रही हैं और ब्राह्मणवाद को समाप्त करने की आप आवश्यकता पे जोर दे रहे हैं। क्या आपके पास व्यावहारिक समाधान है इनके लिए? भारत के जो लोग हैं पिछले कई सालों से बाबा साहब की जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किताब है उसके बाद से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि जाति व्यवस्था को कैसे मिटाया जाए। पिछले दिनों मैं जब यूएस गया था तो कुछ बंदों ने मुझे ये सवाल पूछा था कि जाति व्यवस्था को हम कैसे मिटा सकते हैं। मैं अब सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में 2 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखी है, वैसे 3 लिखी है। आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 का मतलब है कि जितने भी जाति व्यवस्था से संबंधित जो भी कानून है, क्योंकि बाबा साहब को पढ़ेंगे आप तो वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था या हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म के जो ग्रंथ है वो ग्रंथ बेसिकली पीनल कोड्स है। जाति व्यवस्था को लागू करने के पीनल कोड है। तो बाबा साहब ने आर्टिकल 13 लिखकर उसको वो पीनल कोड को खत्म कर दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि देश में जाति व्यवस्था की वजह से विषमता है, असमानता है, भेदभाव है, इनइक्वालिटी है, डिस्पैरिटीज है, ह्यूमिलिएशन है, इंडिग्निटी है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है। राइट। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान में इसका प्रावधान किया है और प्रावधान करके जाति व्यवस्था के फाउंडेशन को खत्म किया है। तो आप कह रहे हैं कि संविधान इसका समाधान करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि बाबा साहब ने अनटचेबिलिटी के खिलाफ एक कानून संविधान में लिखा है, एक आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल 17। और सिर्फ आर्टिकल नहीं लिखा है, उसके लिए एक दूसरा आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल 35 कि संविधान में जो भी ऑफेंस डिक्लेयर किया गया, जैसे आप अनटचेबिलिटी को ऑफेंस डिक्लेयर किया है तो उसको कानून बनाने का पावर पार्लियामेंट को दिया है। सो ये चीजों को लेकर मेरा ऐसा मानना है कि भारत में जाति व्यवस्था लीगल फॉर्म में नहीं है, सोशल लेवल पे, सोशल फॉर्म में भी मुझे लगता है कि वो उसके रेमनेंट्स हैं। अच्छा, हाँ, जाति व्यवस्था के रेमनेंट है। आज मोहन भागवत आके मुझे ये नहीं कह सकता कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे ऊंचा मानो, जेल में चला जाएगा। तो इसकी वजह से सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि ये रेमनेंट्स कैसे खत्म करें। तो यदि हम लोगों की सरकार आती है फ्यूचर में, मतलब मेरी नहीं, आपकी नहीं, लोगों की, जो बहुजन समाज के लोगों की यदि सरकार आती है तो उन लोगों को सिर्फ एक कानून बनाने की जरूरत है। वो कानून विल टेक केयर। तो बहुत सारे और भी सवाल हैं, दर्शक जुड़े रहें। सर, इससे पहले मैं और सवाल पूछूं, आप शुरुआत की अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि गढ़चिरौली से आपके संघर्ष शुरू होता है, थोड़ा सा वो बताइए, और बीएसपी से आप कैसे जुड़े रहे अपने युवा काल में, वो बताइए एक बार। अच्छे किस्से हैं। इनफैक्ट गढ़चिरौली आप देखेंगे तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आई टेल यू, बहुत जंगली एरिया है, बहुत जंगली। जब हम लोग जस्ट इंटर में गया था मैं, तब हमारे गांव में सिर्फ एक बस आती थी। इनफैक्ट मेरे गांव में नहीं, मेरे गांव से एक 4-5 किलोमीटर दूर तहसील है, दूर दराज का इलाका है, तहसील है। उस तहसील के गांव में, और तहसील में भी पंचायत नहीं है, वहाँ ग्राम पंचायत है। इट्स अ स्मॉल विलेज। वहाँ एक बस आती थी, तो दुनिया से हमारा कोई संबंध नहीं हुआ करता, रिमोट एरिया है, बिजली, ये सारी चीजें। मैं इनफैक्ट 10th की एग्जामिनेशन लालटेन में दिया है। अच्छा। हाँ, लालटेन में। और लालटेन नहीं, एक्चुअली वो होता है कि आप बोतल में केरोसिन डालते हैं, डिबिया।
हाँ बहुत, और उसमें We call it डिबिया। अच्छा यू कॉल इट, West हम लोग यूपी उसको में। चिमनी कहते हैं। अच्छा। तो वहां से मिट्टी का तेल डाल के उसमें एक कॉटन की एक एब्सोल्युटली वो डाल एब्सोल्युटली हाँ। एक तो उसमें क्या हुआ कि जब मैं 10th की एग्जामिनेशन दिया तो दूसरे दिन, क्योंकि मैं उस दिन रात भर पढ़ा था, आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, आई टेल यू, मेरे क्लास में नंबर 1 था मैं। तो सुबह जब नाक से सब काला धुआं निकलता था। अच्छा, आपने इतना स्मोक इनहेल किया इतना smoking। पूरी रात डिबिया की पढ़ाई और में? 10th में मैं एवरी डे मैं 2 o'clock तक पढ़ाई करता था। यू आर गुड स्टूडेंट, आप I was, अच्छे नंबर आते I थे। was। किसी ने आपको कहा कभी कि इट्स वेरी अनलाइक कॉम्बिनेशन की बीइंग अ दलित एंड अ वेरी मेरिट, क्योंकि लोग तो मानते नहीं ना, जो अजम्पशन है अगेंस्ट दलित। आई थिंक क्योंकि अनटचेबिलिटी या कास्ट सिस्टम के बारे में मेरा एक डिफरेंट व्यू है। इट्स नॉट प्रिवेलेंट ऑल ओवर द कंट्री। ओके। है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी एरिया टू एरिया कम होती है, ज्यादा होती है। आपने फेस नहीं किया, आप कह रहे हैं? क्योंकि मैं ट्राइबल एरिया में था। अच्छा। तो जैसे आप देखेंगे कि अनटचेबिलिटी मेरे डिस्ट्रिक्ट से छत्तीसगढ़ तक, छत्तीसगढ़ पूरा कम हो जाती है। ये जो पूरा जिसको आप कहते हैं कि लोग सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया में अनटचेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। कोई रीजन है इसके स्पेसिफिक आपके हिसाब से? इसका कारण ये है कि वहाँ पे इस्लाम का राज नहीं रहा है कभी भी, और कभी भी उस एरिया में ब्राह्मणवादी शक्तियां हावी नहीं। अच्छा। दोनों नहीं रहे, मतलब ब्राह्मणवादी शक्तियों का कभी भी वहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं कि एसिमिलेशन बहुत ज्यादा है एंड एवरीथिंग इज वहाँ ट्राइबल well oiled? बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो वो ट्राइबल किंग्स के एरिया, छत्तीसगढ़ मतलब साहब ने अपने भाषण में, माननीय Yes. ने कहा था, छत्तीसगढ़ का मतलब होता है 36 किंगडम, लिख कर रखा है। हाँ। उसमें से एक किंगडम हमारा है। हाँ। तो वकालत तक कैसे पहुंचे? चलिए पहले किस्से ही सुन लेते हैं। इनफैक्ट इट्स ए वेरी कोइंसिडेंस। मैं 12th में था, तो 12th में था तो सन बताइए। इट वाज इन 1998। सो मैं जब 12th में था तो मैं कॉलेज में जाता था और आई वाज ए पॉपुलर स्टूडेंट। और पेरेंट्स ने उस साल मुझे मोटर बाइक खरीद के दिया था, कावासाकी मोटरसाइकिल। हाँ, मोटरसाइकिल उस जमाने में? उस जमाने। फैमिली आपकी क्या? माय फादर वाज अ डॉक्टर। ओह। ठीक है। सो और वो ही इज एन एजुकेशनिस्ट। यस। ठीक है। मदर भी गवर्नमेंट सर्विस पे थी। ओह। सो उसके वजह से आई केम फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली। वेल टू डू फैमिली, राइट। ठीक है, लेकिन जोग्राफिकल आइसोलेशन है। और कास्ट भी है साथ में। माय फादर वाज ए सोशल एक्टिविस्ट, अम्बेडकराइट। एरिया में उनका अच्छा नाम था। तो 14 अप्रैल के प्रोग्राम में वहाँ वो बैठे हुए थे स्टेज पर, ही वाज द लीडर। तो मैं ऑडियंस में बैठा था, तो उन्होंने कहा कि नितिन को भाषण देने के लिए बुलाओ। तो बीएसपी के 2 कार्यकर्ता दूर से वो सुनते थे भाषण। मतलब वो प्रोग्राम में नहीं आते थे। उनके बारे में ये कहा जाता था कि ऑब्जर्व करते थे, वो आदमी को पिक करते थे। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से थे वो। तो वहाँ लोकनाथ वैद्य थे, वही वाजे इंटर के कॉलेज में प्रोफेसर थे, मतलब टीचर थे। तो वो दूर से देख रहे थे। तो मैंने भाषण दिया। तो भाषण देने के बाद फिर हम लोग शाम में घर आ गए, लेट नाइट। दूसरे दिन वो मेरे घर आए, वही दोनों लोग। दूसरा एक टीचर और था, उसको भी लेकर आए। और उन्होंने मुझे कहा कि बहुत अच्छा भाषण दिया, मतलब बहुत तारीफ करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो मुझे लगा कि यार ये टीचर हमारे घर में आए हैं, उनका बड़ा नाम है, ठीक है, तो मैं सम्मान किया उनका। मैं उस दिन घर में अकेला था, उनके लिए चाय वाय बनाया। उन्होंने मुझे कहा कि आप 50 रुपए दीजिए। अच्छा। तो, हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उस समय घर के पैसे का जो है ना, मेरे पास कारोबार हुआ करता था, तो मैंने 50 रुपए निकाल के दे दिया। 50 भी ठीक ठाक अमाउंट है। आई डोंट नो कौन सा साल था वो? लेकिन 50 रुपए उस समय कोई बहुत बड़ी अमाउंट कौन सा साल था वो? इट वाज 98। इनफैक्ट मैं आपको कह रहा हूँ, इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ 15 अप्रैल को मेरे घर में आए थे। 98 में तो खैर 50 रुपए ज्यादा नहीं थे, लेकिन तो 15 अप्रैल को जो है मेरे घर पेट्रोल उस समय जो है 17-18 रुपए से कम था शायद। तो मैं उनको 50 रुपया निकाल के दे दिया।
और कहा कि आपके पास बहुजन नायक आएगा। बहुजन नायक कांशीराम जी एक मराठी का अखबार चलाते थे, वो साप्ताहिक था। तो बहुजन नायक आएगा। तो बहुजन नायक के 3 अंक एक साथ मेरे पास मई के महीने में आए, लास्ट वीक में। तो जब मैंने उसको पढ़ा, साहब का भाषण था उसमें, 14 अप्रैल को उन्होंने महू में एक भाषण दिया था, इंदौर में। वो भाषण पढ़ा, दूसरे 2 भाषण पढ़े, आई थिंक गुरु घासीदास जी के ऊपर या किस छत्तीसगढ़ के ऊपर भाषण थे, और आंदोलन समझा रहे थे भाषण में। और वो हर टीम था, जैसे भाषण था वैसे साथियों से शुरू होता था। दैट हैज चेंज्ड माय लाइफ। उसके बाद मेरी जिंदगी का सफर चेंज हो गया। तो फिर मैं, इन लोगों ने मुझे जो है शुरुआत में कैडर कैंप लगाने के लिए, ये जो 2 लोग आए थे, दे वर टेस्टिंग मी। यू हैंडपिक्ड? हाँ, दे वर टेस्टिंग, हैंडपिक कर लिया। यस, दे वर टेस्टिंग मी। तो उन्होंने मुझे हमारा एक कैडर कैंप लगाया उन्होंने, और उन्होंने मेरे पास 100 इन्विटेशन ला के दे दी और कहा कि आप इसकी इन्विटेशन को जाके दे दो। मैंने कहा 100 लोग तो लाना बहुत आसान काम है, मैं लेके आ जाऊंगा। आपके पास तो बाइक भी था? मेरे पास बाइक था, और इनफैक्ट सब लोग, और अखबारों में मेरे आर्टिकल्स छप के आते थे उस समय। सो लोग मुझे जानते थे। वहाँ का जो लोकल रिपोर्टर था अखबार का, उसके लिए भी मैं न्यूज़ लिख के देता था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मैं सब लोगों को दिया इनविटेशन, एंड दैट्स व्हेन आई फाउंड कि ये कितना डिफिकल्ट है ये काम, क्योंकि 100 में से कोई टर्न नहीं हुआ। कोई भी नहीं आया, कोई टर्न अप नहीं हुआ। मीटिंग में कौन आया? उन लोगों ने जो किया था प्रयास, आपकी तरफ से कोई नहीं आया। आई थिंक आप वो कॉन्फिडेंट हो गए कि that day I realized कि how difficult it is। फिर उन लोगों ने जो है मुझे 2 दिन के ट्रेनिंग कैंप में, 3 days के ट्रेनिंग कैंप में उन लोगों ने मुझे भेजा, ठीक है। सो इससे मेरी जिंदगी में बदलाव आया। that time I realized कि लीगल प्रोफेशन इम्पोर्टेंट है। उस समय फिर मैंने साइकिल रैलीज निकाली, मतलब बीएसपी के समर्थन में मैंने 3 साइकिल रैलीज निकाली। एक 2 weeks का था। ऑफिशियल पदाधिकारी बने आप? नहीं, ऑफिस बियर कभी रहे? ऑफिस बियर नहीं था, नहीं रहे, कभी भी नहीं रहा ऑफिस बियर। तो जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट थी आपकी, हाँ, उसके साथ मिलके आप? इनके साथ बेसिकली वहाँ कर्मचारी भी बहुत सारे थे जो बीएसपी से डायरेक्ट जुड़े नहीं थे, लेकिन बीएसपी के पदाधिकारी, मामसेफ के लोग थे। तो वो लोग हम लोगों को स्पॉन्सर करते थे, बेसिकली पैसा नहीं देते थे, पैसा तो हमें ही निकालना है, लेकिन दे वर गिविंग अस द आइडिया कि आप लोगों को जो है इस तहसील से उस तहसील तक हर गांव में जाके भाषण देना है, साइकिल रैली निकालना है। तो वो पहाड़ी एरिया भी है, जंगली एरिया भी है, खाने पीने का इंतजाम हो पाते थे। तो ऐसे मैंने जो है 3 साइकिल मार्च निकाले 2 weeks के। अच्छा। हाँ, एंड आई टेल यू, मेरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां मैंने भाषण नहीं किया। कुल मिला के कितने साल आपने इस तरह से ग्राउंड पे एक्टिव बीएसपी के लिए काम किया? मैंने 98 से शुरू किया एंड 2006 तक मैंने बहुत एक्टिवली काम किया पार्टी के लिए। कोई पद नहीं मिला आपको इस दौरान कभी? कोई नहीं, मेरे पास पद नहीं था, लेकिन मैं कोशिश किया आपने कभी? नहीं, मैंने कभी कोशिश नहीं। आपको नहीं चाहिए था पद आपको? क्योंकि मैं पढ़ाई में भी रूटेड था। तो फिर इस बीच में मैं मिलिंद कॉलेज पढ़ने के लिए गया औरंगाबाद। तो वहां जाके मैंने कैंप्स लगाए। ये लोग सब जो हमारे कर्मचारी लोग आते थे वो कैंप लगाते थे। वहां साहब की मीटिंग हुई, तो एयरपोर्ट पर आए, हम उनको लेने के लिए गए होटल तक। फिर वहाँ अरेंजमेंट थी, उसमें हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, मोबिलाइजेशन किया। सो ये बहुत सारा काम हम लोगों ने उस समय किया। इनफैक्ट उस रैली में साहब ने कुछ स्पीच किया था। बेसिकली वहाँ एक कम्युनिटी है, महार कम्युनिटी, उसको उन्होंने भला बुरा कहा था। उसका बहुत बड़ा बवाल हुआ था। तो उस समय हम लोगों ने बहुत एक्टिवली रोल प्ले किया कि साहब को क्या कहना है। वो आपको ये नहीं कह रहे कि गलत कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपने बाबा साहब के आंदोलन को नहीं चलाया। तो वहाँ जो लोकल न्यूज़पेपर थे वो बहुत गलत लिखते थे साहब के बारे में। तो हम लोगों ने दैट टाइम बहुत एक्टिव रोल प्ले किया। स्टूडेंट्स की कॉन्फ्रेंस लेने के लिए मैंने साहब की मीटिंग में गया था। मैं, आपका इंटरेक्शन हुआ है आपका मान्यवर साहब से कभी? होने वाला था। जैसे मुझे बताया गया था कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स का, स्टेट का, 2 डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट्स का कॉन्फ्रेंस लेना था मुझे। मतलब स्टूडेंट्स एक्टिविटीज का मैं बहुत मतलब एक लीडर था उस सर। तो उसके लिए मुझे बोला कि साहब की मीटिंग वहाँ कोलीवाड़ा में है, बॉम्बे में। बेसिकली वो वर्सोवा में थी। तो मैं वर्सोवा गया था। एंड आई टेल यू 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अच्छा। हाँ, मेरे गांव से बॉम्बे 1200 किलोमीटर। कैसे गए थे आप?
तो मैं नागपुर तक तो बस से गया था और उसके आगे मैं ट्रेन से गया था। तो मैं वो डिस्टेंस लेकर मैं साहब को मिलने गया, लेकिन जिस समय मैं पहुंचा वो मीटिंग जस्ट 1 घंटा पहले खत्म हो गई थी, शाम हो गई थी। पर आपने देखा साहब को भाषण नजदीक से अटेंड और फिर किया? मैं होटल आया, वो बाबा होटल में रुके थे सांता क्रूज हॉस्पिटल एयरपोर्ट पर। हाँ, वो होटल आज भी है वहाँ पे। जब भी मैं बॉम्बे जाता हूँ मुझे पहले याद आती है सांता क्रूज में है वो। हाँ, वो बाबा इंटरनेशनल होटल। अच्छा। तो साहब वहाँ रुके थे, लेकिन साहब के कमरे तक मैं गया मिलने के लिए, तो मुझे किसी ने कहा कि साहब को अभी वो मीटिंग, तो उसकी वजह से मैं नहीं मिल पाया। फिर वकालत से सफर होते होते आप दिल्ली पहुंच गए। आप मैं लोगों को बोला था कि आप एक काम कीजिए, मैं ये बेसिकली एजुकेशन छोड़ना चाहता था। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई और उनको मैंने कहा कि अभी मेरी पढ़ाई तो हो चुकी है, मतलब मैं फाइनल ईयर में था LLB के उस समय। मैंने कहा अभी मैं इसको नहीं कंटिन्यू करना चाहता, नाउ मैं पूरा टाइम अपना लोगों को डिवोट करना चाहता हूँ। तो वो मेरे ऊपर भड़क गए। वो लोग बेसिकली वो एक आदमी था वहाँ पे, वो जो हेड था वहाँ का, वो मेरा बहुत चाहने वाला आदमी था। वो मेरे ऊपर बहुत भड़क गया मीटिंग में, पढ़ाई छोड़ने के बाद। हाँ, मीटिंग में बहुत भड़क गया और उसके वजह से मैं पढ़ाई नहीं छोड़ा और कंप्लीट किया लीगल एजुकेशन, मतलब LLB कंप्लीट किया। तो आई टेल यू कि वहाँ से हमारा जो मतलब मूवमेंट का जो ये सफ़र है वो काफ़ी एक्टिवली रोल प्ले किया है उस समय। और कहानी सुनेंगे सर आपकी, लेकिन कुछ सवाल और भी हैं कि आपकी जो भी पोस्ट रही है उसमें से बहुत सवाल निकले हैं। फिर जनता के सवाल, फिर कुछ मेरे सवाल। आपने एक पोस्ट में लिखा है कि भारत को आपने मुसलमानों के लिए स्वर्ग, लेकिन SC ST OBC समुदाय के लिए नरक बताया है। समझाइए थोड़ा सा। अब देखिए, आप इस देश में पिछले कई सालों से, पर्टिकुलरली 1950 से देश में संविधान लागू हुआ, तो इस देश में 3 वर्ग की सत्ता रही। 3 वर्ग मतलब एक कांग्रेस पार्टी उसको रिप्रेजेंट करती है, उसमें अपर कास्ट, हिंदू अपर कास्ट है और मुस्लिम है। ये 3 वर्ग की सत्ता है इस देश में और बेसिकली इन्होंने उस देश की सत्ता को चलाया है। आप देखेंगे कि बाबा साहब का, हमने देखा कि बाबा साहब के इस देश में करिकुलम में कभी नाम नहीं आया था। मतलब 10वीं 12वीं की जो किताबें होते हैं उसमें बाबा साहब का नाम, बाबा साहब के ऊपर पाठ, ज्योतिबा फुले के ऊपर हुआ तो हुआ, उसके कभी पाठ नहीं आता था। इवन आप देखेंगे कि ज्योतिबा फुले के नाम पर जो रास्ता बना हुआ है वो मतलब इतनी खराब गली है वो, और वो 1 किलोमीटर भी नहीं, ठीक है, और वो भी रिसेंट फिनोमिना है। बाबा साहब के घर से जो रास्ता पार्लियामेंट को जाता है सुप्रीम कोर्ट होते हुए, उसका नाम तिलक रोड रख दिया गया है, उसको बाबा साहब नाम नहीं रखा। बाबा साहब का घर जहाँ संविधान लिखा है वो सुप्रीम कोर्ट पे है, मतलब सुप्रीम कोर्ट से 1 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पे। वहां से रास्ता पार्लियामेंट को जाता है, लेकिन बाबा साहब का नाम नहीं लिया। तो हम लोगों ने देखा कि इसके कारण क्या है। तो जो एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं वो पूरे टेन्योर में जितने भी मतलब कांग्रेस की सरकार रही, मोस्ट ऑफ द टाइम मुस्लिम्स लोग रहे, मोस्ट ऑफ द टाइम। और आप दूसरा भी देखेंगे कि कांग्रेस बहुत हेट करती है बाबा साहब का, पहले से बाबा साहब का बहुत हेट करती है। तो ये जो कोटरी है, बेसिकली कांग्रेस ने एक कोटरी बिल्ड किया था, हिंदू अपर कास्ट, जो इस देश में मुस्लिम्स के साथ रूल करेगा, लेकिन दलित्स को उन्होंने अपने साथ में रखने की कोशिश किया। तो दलित्स को देना कुछ नहीं है, लेकिन दलित्स का वोट लेना है साथ रख। हाँ, क्योंकि दलित्स का वोट नहीं लेंगे तो दलित इंडिपेंडेंट पार्टी खोल देगा, इंडिपेंडेंट पार्टी खोल के कांग्रेस खत्म कर देगा। तो ये सारे इश्यूज हैं। तो आप देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दूसरा भी है कि जैसे आप हम लोगों ने डेमोक्रेसी लेके आ गए देश में, पूरी तरह से डेमोक्रेसी लेके, लेकिन हम लोगों के लिए कांग्रेस ने कभी कोई काम नहीं किया है लेकिन मुस्लिम्स के लिए कैसे काम करती है कांग्रेस पार्टी। जैसे मैं I'll stop you here। बहुत से लोग तो इसे कहते हैं कि जितना भी आरक्षण मिला वो ईमानदारी से इसलिए लागू हो पाया कि कांग्रेस की सरकारें थी। आई डोंट थिंक, आपको मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, आई एम कोटिंग देम इन अ वे। तो फिर कांग्रेस पार्टी ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया तो उसको रिवर्स करने के लिए कोशिश क्यों नहीं की है।
सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिए, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन देके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस देश में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, बाबा साहब क्या कहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है नेवरदलेस वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस देश में यदि सामाजिक और आर्थिक न्याय लाना है, बाबा साहब ने भाषण में कहा है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लास्ट डे पर कि इस देश में हमने राजनीतिक समता लाई है, लेकिन हम लोगों ने सामाजिक और आर्थिक समता नहीं लाई है। तो सामाजिक और आर्थिक समता लाने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसको खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लाया है, उसको खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया? जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा था तो उसके ऊपर रोक लगाई कि आप जो है उसमें फेयर कंपेंसेशन देंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो जमीन का रिडिस्ट्रीब्यूशन है, वो जमीन का रिडिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नहीं दिया है। और आप देखेंगे कि इस देश में जो बड़े बड़े संस्थान बने, काफी बड़े बड़े संस्थान बने, ठीक बात कही कि लैंड रिफॉर्म जिस लेवल पे होना चाहिए था वो कभी हुआ ही नहीं, वो कुछ नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी इस देश में जो करोड़ों एकड़ जमीन खाली पड़ी थी, नहीं ठीक है, लोगों की छीन कर नहीं देना था, करोड़ों एकड़ जमीन खाली पड़ी थी। अभी आप देखिए कि मुसलमानों को अभी वक्फ में अभी जो बोला है कि 30 लाख एकड़ जमीन उन्होंने 2014 से 2024 तक उनको मिली है न्यू वक्फ में। वो कह रहे हैं कि उनकी जमीन है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, उनकी जमीन है, लेकिन सरकार के पास आज भी करोड़ों एकड़ जमीन है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में इतना काम किया है, मेरे घर में 1 एकड़ जमीन नहीं है, 1 एकड़ नहीं है, और मेरे जैसे ऐसे करोड़ों जो है दलित परिवार है, उनके पास कोई एकड़ जमीन नहीं। मोस्ट बैकवर्ड ओबीसी है, उनके पास कोई जमीन नहीं है, उनको 1 एकड़ जमीन नहीं दिया। हर व्यक्ति को कम से कम 2 हेक्टेयर जमीन देना चाहिए, यदि ताकि हम लोग उसको जो है ठीक से इस देश में रखना चाहते हैं तो। और हर व्यक्ति को, हर फैमिली को हम 2 हेक्टेयर जमीन दे सकते हैं, लेकिन नहीं दिया। तो जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, कुछ नहीं दिया। आप मुझे बताइए कि बैंकों में नौकरी दिया, थर्ड ग्रेड और ग्रेड 4 और ग्रेड 3 की जो नौकरी दिया, उसको नौकरी थोड़ी कहते हैं। आप मुझे बताइए इस देश में कंपनियों का बोर्ड फॉर्मेशन है, कांग्रेस ने उसमें आरक्षण क्यों नहीं दिया? यदि कांग्रेस ने इन बीओडी में कहीं होता ही नहीं है, सरकारी कंपनी कहीं भी नहीं होता। सीधी सी बात बताइए कि सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ और बोर्ड का डायरेक्टर क्यों है? गूगल का आज वो गूगल का हेड है, गूगल का हेड, गूगल कंपनी जिन्होंने बनाया है वो 2 लोग हैं, लेकिन ये बंदा जो है यहाँ इंडिया से गया और वहां गूगल का हेड है। क्यों है? क्योंकि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि वो मेरिट को प्रमोट करते हैं, ठीक है, नए लोगों को कंपनी में लेके आते हैं, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं। हमारे देश में पिछले 70 सालों में इस देश की किसी भी कंपनी में कोई भी व्यक्ति दलित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कोई कानून नहीं बनाया। इस देश की इलेक्शन में प्रॉब्लम क्यों है? आपको पता है, सब लोग ईवीएम के बारे में बोलते हैं कि इलेक्शन में दलितों के वोट लूटे जाते हैं। अब कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो जाती है, कोई कहता है कि इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट नहीं है, कोई कहता है कि हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है वो मियर इलेक्शन डेमोक्रेसी है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे देश में जो कानून बना, कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया, उसमें उन्होंने कहा कि कंपनियां पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसा दे सकते हैं। नाउ यू टेल मी, बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड भी, इलेक्टोरल बॉन्ड तो उसका एक्सटेंशन है, उसका एक्सटेंशन है। लेकिन आज भी कंपनियां पैसा दे सकती है। नाउ जो जनता के रिप्रेजेंटेशन के लिए जो सरकार बनाई जाती है लोकतंत्र में, जो चुनाव होते हैं उसमें कंपनियों ने पैसा क्यों देना चाहिए? और बहन जी के शब्दों में कहते हैं कि धन्ना सेठों की सरकार, पूंजीपति जो है इतने सालों वो सरकार बना रहे हैं। इतने सालों से ये सवाल इस देश में कांग्रेस पार्टी को किसी ने नहीं पूछा। बीएसपी इज द ओनली पार्टी अमंग द मेजर पार्टीज एब्सोल्युटली जिसके पास नील नहीं, उन्होंने कहा है पहले से, बॉन्ड है। उन्होंने साहब ने जब इलाहाबाद में चुनाव लड़े थे साहब, तो उन्होंने कहा था कि 1 नोट 1 वोट, लेकिन साहब उस चुनाव हार गए। लेकिन उन्होंने कहा कि जितने वोट पड़े उससे ज्यादा नोट मिले। आई टेल यू, इज इट नॉट? सो वो फोटो है, उनके भाषणों से हमने सुना है। फॉर एग्जांपल स्टेट पार्टी जैसे बीआरएस फॉर एग्जांपल, इवन टीएमसी, इनके पास ह्यूज इलेक्टोरल फंड आ रहा है,
ह्यूज, मतलब 600 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा। टीएमसी देखिए वेस्ट बंगाल में एक पार्टी है, ठीक है, वेस्ट बंगाल की एक छोटी पार्टी, मतलब उसकी रूलिंग सत्ताधारी पार्टी है। ऐसा क्या कर दिया टीएमसी ने जिसके पास इतना पैसा? कांग्रेस पार्टी इस देश में अपोजिशन में है, और अपोजिशन कांग्रेस पार्टी जो है उसके मतलब थोड़े ही राज्यों में सरकार है। उसका ऐसा क्या हो गया कि 1,500 करोड़ रुपए का डोनेशन आ गया उसके पास। वो भी कंपनियां कुछ ऐसी हैं जो कि डाउटफुल है। दुबियस। तो इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हमारा समाज ध्यान नहीं देता इन चीजों को। जब ट्रंप ने ये कहा कि हमने 22 मिलियन इंडिया में भेजा है यूएसएड के तहत, 22 मिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट, आई टेल यू, मतलब 1200-1300 करोड़ के आसपास का अमाउंट है, ठीक है। तो इतना ह्यूज अमाउंट जब इंडिया में उन्होंने इलेक्शन परफॉर्मेंस क्या कहता है कि वोटर टर्नआउट के लिए हमने भेजा, कहाँ गया? सरकार इसका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करता है? क्या वो टीएमसी के पास गया? क्या वो राहुल गांधी के पास पार्टी में गया है? क्या राहुल गांधी के पास पार्टी में जाने के बाद उसने यूट्यूबर को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया? क्या उसने पॉलिटिकल रैली निकालने के लिए इस्तेमाल किया? क्या किया? सब मिले हुए हैं क्या? कुछ भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? जयशंकर ने बोला कि दिस इज एन इंटरफेरेंस इन इंडियाज डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन सिस्टम। एब्सोल्युटली इट इज एन इंटरफेरेंस, एंड इट इज नॉट ओनली एन इंटरफेरेंस फ्रॉम विद इन, इट इज एन इंटरफेरेंस ऑफ ए फॉरेन स्टेट। सॉवरेनिटी पे सवाल है, क्यों नहीं? यदि सपोज मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी इसमें इन्वॉल्व है बाहर से पैसा लाने में, तो आप कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट है खारगे, नेता जो राहुल गांधी, उसको जेल में क्यों नहीं डाल रहे? उसको जेल में डालो ना। So this I tell you, the government is not accountable to the people on this. Right. और हमारे लोग उसको सवाल नहीं पूछ रहे। तो सरकार यदि कांग्रेस पार्टी बाहर से पैसा लेकर इंडिया में यदि इन्वेस्ट कर रही है, दैट आई एम नॉट श्योर अबाउट, ये मेरा एलिगेशन है कि हो सकता है, लेकिन वो बाहर से यदि पैसा लेकर आ रही है और इंडिया में यदि इंटरफेरेंस कर रही है बाहर के पैसे से, तो वो किसके लिए कर रही है? सवाल लोग शायद इसलिए नहीं पूछ रहे क्योंकि शायद उस तरह की चर्चाएं नहीं हो रही हैं, और चर्चाएं होंगी तो जनता जागरूक होगी। मैं दलित समाज की बात कर रहा हूं कि उनको लगता है कि हमारे मुद्दे केवल आरक्षण या रिप्रेजेंटेशन तक सीमित हैं, जबकि लूट तो उससे बहुत बड़ी हो रही है अधिकारों की। मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि बाबा साहब ने हमको कहा था कि हमें देश चलाना है। कहा था ऐसा? 100% कहा। बहुत लोग इसको क्वेश्चन कर रहे हैं। बाबा साहब ने लिखा हुआ है, क्वेश्चन कर रहे हैं। परसों 3 दिन पहले किसी ने मुझे पूछा। अभी मैं चंद्रभान प्रसाद जी को सुनता आ रहा हूँ, एक बड़े पॉडकास्ट। प्रॉब्लम यह है कि जो स्पीचेस में कहा है उन्होंने बाबा साहब ने, मोस्ट ऑफ देम आर इन मराठी। मैं ड्राइव करते हुए आ रहा था तो क्या सुनूं, तो मैंने अनुराग माइनस वर्मा फेमस पॉडकास्टर हैं, तो उनका चंद्रभान प्रसाद का पॉडकास्ट लगाया, सुनते हुए आया। तो वो यही कह रहे हैं कि दलितों ने एम्पावरमेंट छोड़ के, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट छोड़ के ये हुक्मरान बनने के चक्कर में या पावर के चक्कर में, सत्ता के चक्कर में लग गए। बाबा साहब ने कहा है पॉलिटिकल पावर इज नॉट एवरीथिंग बट इट इज अ मिरेकल। ये मेंशन है राइटिंग्स एंड स्पीचेस में। तो आज इसे कोट करें हम, ट्वीट कर दीजिए, आप कोट कीजिए पॉडकास्ट के बाद। बाबा साहब ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज अ मिरेकल। कांशीराम साहब कहते थे कि पॉलिटिकल पावर इज अ मास्टर की। आई एम सेइंग दिस बिकॉज़ सम प्रोफेसर्स आर आल्सो कैटेगोरिकली, आई कैन शो इट टू देम कि बाबा साहब ने कहा है, आई कैन से दिस यू नो एज अ मैटर ऑफ एविडेंस। बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ये काम दे दिया गया है कि आप दलितों के अंदर की जो महत्वाकांक्षा है सत्ता में हिस्सा लेने की, उसको मार दिया जाए उसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि बाबा साहब ने 3 इंपॉर्टेंट चीजें कही। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये कही है कि आपने शिक्षा लेनी है, करेक्ट, ठीक है। दूसरा, आपने संघर्ष करना है। तीसरा, आपने संगठन बनाया है, संगठित रहना है। किस लिए? बाबा साहब आगे कहते हैं कि आपको इस देश की शासन करती जमात बननी। Is it really mentioned? 100%. Are you quoting verbatim? Yes. Okay. क्योंकि बाबा साहब इस देश में बहुजन समाज को और स्पेसिफिकली दलित समुदाय की लीडरशिप में बहुजन समाज को इस देश में हुक्मरान समाज बनाना चाहिए। Some professors have been categorically denying that बाबा साहब ने कब कहा था। I'm ready to debate with them on this. 1953 में बाबा साहब ने बॉम्बे में भाषण किया है, बॉम्बे में, और उन्होंने कहा है कि बाबा साहब ने कहा है कि अपने जन्म के बारे में बात किया है कि मैं कैसे पैदा हुआ।
तो उन्होंने कहा कि 4-5 चीजें बहुत सर्टन है। और पहली चीज ये है कि मेरे बारे में जो बताया जाता है तो मैं 12 o'clock को पैदा हुआ हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने दूसरी बात ये कहा है कि मेरे बारे में बताया गया था कि ये बंदा जो है इसकी वजह से बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। ठीक है। अच्छा। बाबा साहब ने कहा है इनकी मम्मी मरने वाली है, वो ऐसे वैसे वो तो हो ही गया था, 5 साल के थे जब बाबा साहब, ये सब कुछ बाबा साहब 1896 में इन ह्यूमरस मैनर बाबा साहब ने ये चीजें बताई है। वो हुआ भी एक्चुअली 1896 में, सकता है क्योंकि बाबा साहब's mother passed away when he was 5. Yeah, and then he said that my father failed to record my date of birth. Oh. Date of birth. ठीक है। सो ये भी उन्होंने कहा है, लेकिन बाबा साहब ने उस भाषण में कहा है कि हमें इस देश में शासन करते जमात होना है। उन्होंने कहा है कि हमें इस देश में हुक्मरान बनना है। वो भाषण अवेलेबल है, आज कोट करते और हैं। मैंने आपको वो भाषण जो है अभी मैंने 3-4 दिन पहले हमारे अम्बेडकराइट कम्युनिटी के एक व्यक्ति है उनको मैंने भेजा, इसे कोट कर देते हैं। व्हाट्सएप पे। खड़गे जी का जिक्र आ गया तो आपका एक ट्वीट था, आपने पूछा कि कॉलेजियम प्रणाली और ईवीएम लागू करने के लिए कब माफी मांगेंगे। आप खड़गे साहब से पूछ रहे हैं। ये कॉलेजियम उन्होंने लाया। आप मुझे बताइए कि जब आप जातिवादी कहते हैं कॉलेजियम को, 100% दोनों सवालों के जवाब साथ दे दीजिए। 100% आई टेल यू, जातिवादी इसलिए कहता हूँ कि इस देश में जब इसके ऊपर मेरा पब्लिश्ड आर्टिकल है, मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ जातिवादी नहीं है, संविधान के खिलाफ प्रतिक्रांति है। Okay. सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है कॉलेजियम का, वो संविधान के खिलाफ प्रतिक्रांति है। और इसके 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कौन से समय आया, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका रिजल्ट क्या आया। पहला फैक्टर ये है कि जब ये आया तब इस देश में पार्लियामेंट बहुजन हो रही थी, डाइवर्सिटी आ रही थी पार्लियामेंट में बहुत बड़े पैमाने पर। ओबीसी आरक्षण लागू हुआ था 1992 में, सुप्रीम कोर्ट में वो आरक्षण जीत गए थे, मंडल का दौर। जस्ट बिफोर दैट आई टेल यू देयर वर 2 लॉ मिनिस्टर्स। उन्होंने जो अपॉइंटमेंट की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सब 18 जज, आई थिंक देयर वर 18 जजेस एंड 12 ऑफ देम वर नॉन ब्राह्मण्स। लास्ट जो ब्राह्मण जज हुआ था वो ओझा है, वो जो है लास्ट जज है ब्राह्मण। सो सारे नॉन ब्राह्मण जजेस थे। ऑब्वियसली दलित एक जज था सिर्फ, जस्टिस डॉक्टर रामास्वामी। मतलब मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे जस्टिस रामास्वामी से। सो वो पीरियड है, उस पीरियड में पार्लियामेंट एकदम भोजन हो रही थी, कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही थी। कांग्रेस की सरकार मतलब दूसरों के समर्थन से बनती थी। बीएसपी का इमरजेंस बहुत बड़ा था, आई टेल यू। उसके तुरंत बाद फिर 2-3 सालों में बीएसपी ने सरकार बनाई थी, बहन जी चीफ मिनिस्टर बनी थी। देश के सबसे बड़े प्रदेश में उस समय उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का। तो आप देखिए कि पूरा नॉर्थ इंडिया प्रभावित। आप देखिए कि लगभग 85 सीट्स पे जो है पार्लियामेंट की 85 सीट्स पर आपको बड़ा माहौल बनाया था आपने, और जगह जगह पे जो है पूरा बहुजन आंदोलन, बड़ी जनसंख्या है, देश भर में बहुजन आंदोलन बन गया था। ठीक है, ओबीसी का राइज था। उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस समय रंगनाथ मिश्रा थे। ही फेल्ड कि ये सिस्टम को बदलना जरूरी है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके पहले एक जजमेंट दिया था एसपी गुप्ता, उसमें उन्होंने कहा था कि जजों की अपॉइंटमेंट का पावर सरकार के पास है, और इसका जो कंसल्टेशन है चीफ जस्टिस का, वो कंसल्टेशन इस मैंडेटरी नहीं है। ये एसपी गुप्ता जजमेंट कहा था। वो एसपी गुप्ता जो है वो मुलायम सिंह यादव का एडवोकेट जनरल था, और वो बार बार ये कोशिश करता था कि इस देश में कॉलेजियम सिस्टम टाइप हो आना चाहिए। तो कॉलेजियम सिस्टम लाने के लिए सिर्फ कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं, समाजवादी पार्टी को। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज आल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल्स। एब्सोल्युटली, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर्टिकल 50 जो है, दैट इज फॉर द लोअर जुडिशरी, ओके, दैट इज फॉर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, not for the higher courts and supreme courts. It talks about the separation of executive and judiciary. That is only for the subordinate judiciary, not because the appointments are made by the courts. State Public Service Commission. Okay, so when the appointments are made by the State Public Service Commissions, the Constituent Assembly felt that there would be a requirement of some separation of judiciary at the bottom level.
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वो प्रिंसिपल उन्होंने डिराइव करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लागू कर दिया। एंड आई टेल यू दिस इज अ सीरियस मैटर। उसके बाद जब कॉलेजियम 93 के जजमेंट से आया, आई टेल यू, उन्होंने कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया और वो प्रिंसिपल को लागू किया जिसको बाबा साहब अम्बेडकर और पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वोट करके रिजेक्ट किया। ओके, वो प्रिंसिपल्स को दोबारा लागू किया है। सो दे हैव, मतलब देश की संविधान को दोबारा लिखा गया, turned it upside down 100%, and they have betrayed the will of the Constituent Assembly, the sovereign will of the Constituent Assembly. Not only betrayed, I tell you, they have raised a war against the Constitution. Because it is by now clear that constituent power lies only in the Constituent Assembly. Neither the Parliament or even the Supreme Court can have the constituent powers. Constitution can only be made by the Constituent Assembly. Right. Okay, but that can be amended by the Parliament, right, through the Constituent, they have provisional constituent powers to the Parliament. Provisional constituent powers to the Parliament. Those are under Article 368 of 68, right. So, उन्होंने क्या किया कि कॉलेजियम लाया, बेसिक स्ट्रक्चर लाया। आपको मैं बता रहा हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर का जजमेंट इस देश में फेल इसीलिए हुआ क्योंकि इस देश में ग्लोबलाइजेशन और मार्केट इकोनॉमी आया। अदरवाइज इस देश के करोड़ों लोग सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट की वजह से बहुत भयंकर गरीब रहते, खाने के लिए लाले पड़ते। लेकिन वो जजमेंट इसीलिए फेल हुआ क्योंकि इस देश में मार्केट इकोनॉमी, मार्केट ओपन हो गया। और ग्लोबलाइजेशन ने जो है कि दुनिया में 3 बिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। तो ऑब्वियसली इंडिया इज, एफडीआई आया, टेक्नोलॉजी आई, चीजें आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। सो बहुत खतरनाक जजमेंट है। उसके बाद जितने भी जजेस आए, आप देखिए कि उन्होंने 2 चीजें किया कि पार्लियामेंट को, तो होना क्या चाहिए सर? We should go back to the constitution. बाबा साहब के साथ में जाना चाहिए। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, ना, बाबा साहब ने जो प्रिंसिपल दिया है उसको लागू करना। बैक टू द, हम बाबा साहब से ज्यादा विद्वान लोग नहीं है। आज इस देश में बाबा साहब से विद्वान कोई नहीं है। वी शुड गो बैक टू बाबा साहेब ओरिजिनल प्रिंसिपल कि जैसे देश में अपॉइंटमेंट कैसी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार से अपॉइंटेड जो जजेस है वो स्पाइन बहुत होता है उन लोगों में, दे आर वेरी लाइक। आपको पता है अभी आपने तमिलनाडु गवर्नर के मामले में जिस जज ने जजमेंट दिया है, ऐसा कहा जाता है, नॉट श्योर अबाउट इट, ऐसा कहा जाता है कि वो गवर्नमेंट का नाम ही नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ जजमेंट दिया। ओके, सो इसमें क्या हुआ कि कॉलेजियम सिस्टम आया। कॉलेजियम सिस्टम आया और कॉलेजियम सिस्टम ने इस देश में पार्लियामेंट को कंट्रोल किया, पार्लियामेंट्रियंस को कंट्रोल किया, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को कंट्रोल किया और ब्राह्मणवाद को इस देश में लागू रहा। दैट इज द एंड रिजल्ट। सो क्यों आया एंड एंड रिजल्ट क्या है? 2 फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं कॉलेजियम सिस्टम को इस देश की संविधान के प्रति प्रतिक्रांति, बगावत और संविधान के खिलाफ छेड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छेड़ा गया युद्ध साबित। क्या इसमें कहीं क्विड प्रो क्यो की भी संभावना पैदा हो जाती है? बहुत ज्यादा है, क्योंकि लेकिन उसके कारण यह है कि ओरिजिनल सिस्टम होती है, वो लोग कहते हैं कि भाई भतीजावाद की हुई सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स के। इट इज सेड दैट देयर आर ओनली 250 odd families. So the reason I am telling you, ये क्यों है? ओरिजिनल सिस्टम को लागू करते रहने के लिए उस सिस्टम के लोगों के हाथ में उस पावर को दिया जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओरिजिनल आइडिया को लागू करने के लिए। आप थर्ड पार्टी को लेके ओरिजिनल आइडिया नहीं लागू कर सकते। तो जो कॉलेजियम सिस्टम के साथ में जो लोग हैं ओरिजिनल आइडिया कि उन लोगों को वहां इंट्रोड्यूस करना होता है एवरी टाइम, इसलिए वहां भाई भतीजावाद है। आप यूपीएससी पर भी भेदभाव का आरोप लगाते हैं, बहुत है, इम्पोर्टेंट है। कैसे? क्योंकि यूपीएससी क्लेम्स टू बी लाइक क्यों सेपरेट, होलियर देन दाओ इन अ वे। एब्सोल्युटली, बट वो जैसे एक इंटरव्यू लेता है, टेक एन एग्जांपल, SC/ST कैटेगरी के या ओबीसी कैटेगरी के सेपरेट डेज पे इंटरव्यू क्यों लेता है? हाँ, इज इट नॉट? इंटरव्यू में SC/ST और ओबीसी लोगों को सबसे कम मार्क क्यों देता है? आपको एक एग्जांपल देता हूँ। टीना डाबी की बहन रिया डाबी है, वो देश में आई थिंक 17th या 15th रैंक है उसका। शी वुड हैव बीन नंबर 1, लेकिन उसको इंटरव्यू में सबसे कम मार्क दिया है। तो आपको ऐसे एक कैंडिडेट नहीं है, ऐसे हजारों कैंडिडेट है यूपीएससी, और वो क्यों करता है? आज डे है, SC का है, तो उस तरह से मार्क्स मिलते हैं। वो जनरल और SC के एक साथ इंटरव्यू क्यों नहीं लेता? मतलब एक
रैंडमाइज तरीके से। यू टेल मी क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। क्यों आप कास्ट के आधार पर सिग्रीगेट करना चाहते हो? When the constitution itself has prohibited the segregation of When the days are defined separately for SCs and absolutely, so even the panel knows that these are the days for SC the candidates. SCs, these are the days for the OBCs. So they will mark them accordingly. तो anonymity, आप पिछले दिनों एक लड़की गई थी, वो कह रही थी कि आप साड़ी कैसे पहनती है, उसके ऊपर उसको मार्क मिल गए, and she became a नंबर 1 इन एरिया। एनोनिमिटी नहीं है इंटरव्यूज में, आप कह रहे हैं जो होनी चाहिए, रैंडमाइज होने चाहिए वो। इस जातिवाद करने के लिए किया गया है। क्लियरली डिलाइट 100% डिलाइट कास्टिज्म है ये, 100% है। इट शुड एंड, इट शुड कम टू एन एंड इमीडिएटली। तो कोई आवाज नहीं उठाता इसके लिए? फॉर एग्जांपल कोई नहीं आवाज उठा रहा है, कुछ लोगों ने उठाया बीच में, लेकिन यूपीएससी उस चीज को मानने को तैयार। कांग्रेस नहीं उठा रही, संविधान उठा रही है आजकल। वो तो संविधान को खत्म करने के लिए उठा, सर के ऊपर उठा रखा है उन्होंने, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आई टेल यू, इस देश में यदि बीजेपी, हम बीजेपी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के बारे में मैं बाद में आऊंगा। कांग्रेस पार्टी इस देश में संविधान उठाकर संविधान को खत्म करना चाहती है, मतलब संविधान उठाकर संविधान को पटकना चाहती है। उदाहरण देता हूँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में माइनॉरिटीज राइट्स को लेकर कई जजमेंट दिए। व्हेन कांग्रेस वाज रूलिंग, बीएसपी वाज एडी, ठीक है। सो यूपीए 2 में, यूपीए 1 एंड यूपीए 2, ये पीरियड जो है इंडिया में माइनॉरिटी जजमेंट्स का है। आपको एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बताता हूँ कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आरक्षण लागू होना चाहिए था। उन्होंने माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण लागू नहीं होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से अकॉर्डिंग, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया। स्टीफन्स में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया आरक्षण नहीं लागू होने के लिए। कोई देश में कोई नहीं बोलता है, सिर्फ मैं एक बंदा हूँ जो बोलता है इस विषय को लेकर, अभी तो कोई नहीं बोल रहा है। तो इस सारी की सारी जो आपकी पोजीशनिंग है, जिसमें यू फाइंड, बीजेपी के बारे में इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से दलितों के लिए ज्यादा घातक कौन रहा, कांग्रेस या बीजेपी? दोनों रहे, लेकिन आपकी जो पोजीशनिंग है, उदाहरण में बताता हूँ, मैं जनता की जो डाउट्स और जो उनके डर है वो आप तक पहुंचा रहा हूँ कि आपकी पोजीशनिंग जो है, क्योंकि मुसलमानों को लेके भी आपकी एक स्पेसिफिक पोजीशनिंग है, और कांग्रेस को लेके भी क्योंकि आपने बहुत चीजें फेस की हैं, आपका लिव्ड एक्सपीरियंस है वो, तो लोग आपको आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसके करीब पाते हैं। इत्तेफाक से ऐसा हो जाता है कई बार। तो बहुत सारी चीजें पता नहीं रहती है, बहुत सारी चीजें पता नहीं रहती। यदि आरएसएस की आइडियोलॉजी के यदि मैं करीब होता तो मैं आपके साथ नहीं बैठा होता। राइट। आज मेरे लिए उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं वो लोग, और ये आप ऑन कैमरा कह रहे हैं, वो तो मतलब काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं मेरे पास, आपके, लेकिन तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को नहीं अवेल करना चाहता। मैं उस अपॉर्चुनिटी, बाकी अपॉर्चुनिटी नहीं हो बेसिकली, वो है कि उसको आप कहेंगे इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पर्टिकुलर पर्सन टू प्रॉस्पर, लेकिन वो समाज के लिए घातक चीज है। ठीक है, इट्स अ ट्रैप। सो मैं उस ट्रैप में नहीं फंसना चाहता। तो द रीजन इज आई एम टेलिंग यू, आज यदि मैं अपने मन में लाता कि मुझे या बीजेपी या आरएसएस में जाना है, तो मैं बड़ी पोजीशन पे होता। आपने अभी एक एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें आपने लिखा है कि आप जो पूरा जीवन है वो बीएसपी की आइडियोलॉजी के लिए, अपने बीएसपी आंदोलन के लिए, उस पूरे राजनीतिक आंदोलन के लिए। कारण मैं बताता हूँ आपको। लोगों ने सराहना की है आपकी उस पोस्ट की, बहुत अच्छी कमेंट आई है। नहीं, मैंने नीचे पढ़ा, क्योंकि मैं किसी का पोस्ट पढ़ने से पहले कमेंट पढ़ना पसंद करता हूँ कि व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट इट। मेरी जिंदगी में एक हादसा हुआ कि साहब नागपुर आए थे, तो उस समय बीएसपी में और कर्मचारियों में बहुत ऐसा मतलब द्वंद्व हुआ, टसल हुआ रहा था, बहुत गुटबाजी थी। जो बीएसपी के जो कर्मचारी थे वो अपने आप को आंदोलन समझते थे, अच्छा, और बीएसपी को जो है वो पार्टी समझते थे। तो एक कर्मचारी, बड़ा कर्मचारी, मतलब बीएसपी में बड़ा नाम, साहब उसको नाम से जानते थे वो, और पार्टी के भी लोग बैठे होते, ये भी लोग बैठे थे। तो साहब के पास एक कर्मचारी कंप्लेंट करने लगा कि सर पार्टी के लोग जो है हमें ऐसा करते हैं और हम तो आंदोलन चला रहे हैं, वो तो पार्टी चला रहे हैं, फिर भी वो हमको ऐसा करते हैं। तो साहब ने बोला कि क्या बीएसपी आंदोलन नहीं है? साहब ने ये सवाल पूछा था, क्या बीएसपी आंदोलन नहीं है?
तो साहब ने जो कहा कि बीएसपी आंदोलन, मैं उसके लिए अपनी जिंदगी को आगे के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। तो यही मेरा सवाल है कि आपने जो अभी हालिया जो पोस्ट करी है एक्स पे, उसमें आप कहते हैं कि बीएसपी को धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में आपने उसका बचाव भी किया है, और आप आगे कहते हैं कि उन आलोचकों को आप क्या जवाब देंगे। मेरा सवाल है कि जो बीएसपी को बी टीम कहते हैं, और आपने इसमें लिखा है कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैंने लिखा है कि हमने भी ठान लिया है, मैंने भी इसमें पोस्ट किया है। तो क्या इसकी रणनीति हो कि हम दोनों लोग ही बैठे हुए हैं यहाँ पे? देश में देखिए, बी टीम बीएसपी को क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है कि जो अपोजिशन पार्टीज है उसके पास सफिशिएंट वोट नहीं है बीजेपी को हराने के लिए, और वो वोट बीएसपी के पास है। तो बीएसपी के पास सपोज मान लीजिए कि जितना % वोट है, वो वोट यदि उनके साइड में चला जाए तो वो बीजेपी को हरा देंगे। ये रियलिटी है। लेकिन वो वोट बीएसपी को जाता है, उनको नहीं जाता, इसीलिए उनको किसी तरह से वो वोट अपने पास चाहिए। वो घट रहा है, हालांकि घट रहा है क्योंकि ये नैरेटिव इस तरह के सेट किए जा रहे हैं। तो वो जो वोट है उनके पास नहीं जा रहा है, उस वोट को वो अपने साइड में लेके जाना चाहते ताकि बीजेपी हार जाए। इसीलिए वो बीएसपी को बी टीम कहते हैं। They're demonizing BSP. They're tainting BSP now. There are two important factors. One factor is that they want to demonize the BSP. That's what I'm saying. Demonize the BSP, yes. Telling everyone that it is a B team. B team मतलब बीजेपी का एक्सटेंशन। ठीक है। दूसरी एक फैक्टर है टू फाइनली फिनिश ऑफ द बीएसपी। इस बार जो कोशिश हो रही है, बीजेपी को हराना नहीं है, हाँ, बीएसपी को खत्म करना है, कंप्लीटली एग्जिस्टेंस खत्म करना है। क्योंकि अभी एक पैराडॉक्स है, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बेसिकली। ऑन वन हैंड बीएसपी हैज बिकम पॉलिटिकली इररिलेवेंट और लेस इफेक्टिव, और इलेक्टोरली अगर हम देखें आंकड़ों के हिसाब से, इलेक्टोरली जो है बीएसपी इररिलेवेंट हो सकती है, हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इररिलेवेंट। लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन कि अभी एक तरफ तो बीएसपी इलेक्टोरली इररिलेवेंट तो हो ही नहीं सकती, आंदोलन है और लोग इसको जिंदा रखेंगे, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से थोड़ी कमजोर हुई है। लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो वर्तमान है बसपा के, उसके बाद अगला भेजने के लिए संभावना अभी नजर नहीं आ रही है, लोकसभा में नहीं है कोई प्रेजेंस। ऐसे में बहुत सारे लोग जो ऑन वन हैंड दे आर सेइंग कि बीएसपी जो है अब कुछ नहीं रही है, नाउ ऑन द अदर हैंड दे आर बेसिकली हमलावर ऑन बीएसपी डे इन डे आउट। वो रात दिन सिर्फ बीएसपी 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 कर रहे हैं। तो आर दे ट्राइंग टू मेक श्योर कि अब बीएसपी पूरी तरह खत्म ही हो जाए, यही उनकी कोशिश है? देखिए, इस देश में बीएसपी को क्यों खत्म करना चाहते हैं? नहीं, आपने आंसर नहीं किया मेरा कि क्या उनकी ये कोशिश है कि अब बीएसपी को 27 में पूरी तरह से डेसिमेट कर दिया जाए, टू जस्ट ये क्या फाइनल वॉर है उनकी तरफ से? 100%। तो क्या वो होगा नहीं, होगा नहीं। तो इस बीएसपी अवेयर कह रहा हूँ जी। इनफैक्ट अभी मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने कुछ काम किया, जैसे आपके लोगों ने कुछ काम किया है, तो पिछली बार जो बीएसपी को वोट कम पड़ा था, वो अभी इस बार बढ़ने वाला है। It will increase. I tell you, मेरा assumption ये है कि it will be 20%। कुछ भी नहीं करते हुए 20%। मैं भी काम कर रहा हूँ, मतलब I cannot spill beans here completely। मैं भी एक नेटवर्क कोशिश कर रहा हूँ चीजें बेहतर करने की, बट इन द टाइम टू कम मैं उसको पब्लिसाइज करूंगा, पब्लिक के सामने लाऊंगा। लेकिन 20% आप क्लेम कर रहे हैं। आप लिख लीजिए इस बात को। मैंने जब फरवरी महीना, आई थिंक मार्च महीना में रिजल्ट आता है, एवरी टाइम रिजल्ट जब आता है जब मैं लखनऊ जाता हूँ, आई टेल यू, ठीक है। तो पिछली बार तो मैं गया था। सो आप लिख लीजिए कि इस बार जब रिजल्ट आएगा तो बीएसपी के पास 20% शेयर होगा। अच्छा, 20% वोट बीएसपी के पास है इस बार। तो दैट कैन बी अ गेम चेंजर, कंप्लीट गेम चेंजर। यदि बीएसपी इस पर काम करती है तो दैट कैन बी अ विनिंग पोजीशन, कैन बी अ वेरी वेरी। इस बार जो है ना, बीएसपी का चुनाव बीएसपी नहीं लड़ रही है, इस बार बीएसपी के समर्थक लड़ रहे हैं। That's what I am saying। बट हालांकि मैंने एक पोस्ट किया था एक्स पे कि अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो कितना वोट बीएसपी को % मिलेगा या सीट मिलेंगी, तो उसमें लोगों ने काफी चिंताजनक टिप्पणियां की हैं वर्तमान स्थिति में। बट यू आर सेइंग द टाइड इज टर्निंग फॉर द पॉजिटिव। 100%। I can see that। I can see that, you know, and क्योंकि हम उस प्रोसेस का पार्ट बनना चाह रहे हैं, बने हुए हैं इन अ वे, क्योंकि पार्टी तो हमको देखो कोई काम दे नहीं रही है। पार्टी इज नॉट लेटिंग पीपल लाइक अस इनसाइड द पार्टी।
सी आई टेल यू, मैं इसके ऊपर बहुत सोचा, मैं बहुत दुखी था, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत ही साहब से किया है। और आपको पता नहीं होगा कि मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि क्योंकि मैं मोटर बाइक का इस्तेमाल कैडर कैंप लेने के लिए जाने, लोगों से मिलना, इसके लिए खर्चा करता था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि एक दिन मुझे कैडर कैंप लेने के लिए जाना था, और उन्होंने कहा कि वो बाइक नहीं लेके जाना, बाइक नहीं लेके जाना, क्योंकि तू, आपकी मदर ने मुझे कहा कि तुम बाइक नहीं लेके जाओगे, क्योंकि तुम इतना खर्चा कर रहे हो, इतना पेट्रोल जला रहे हो, ये वो कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने मेरी माँ को कहा था कि तुझे पता नहीं है, एक दिन मैं हेलीकॉप्टर से घूमने वाला हूँ। हेलीकॉप्टर से, आई टेल यू। सो वो जो चांस है वो साहब के बाद में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। इनफैक्ट बहन जी ने भी बहुत बढ़ाया पार्टी, ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में मेजॉरिटी में उन्होंने लेके आया, ऐसा था। लेकिन उसके बाद में जो डिक्लाइन हुआ है वो उसकी वजह से हम लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ठीक है। तो जो बीएसपी के बारे में जो लोग कहते हैं वो ऑल टुगेदर ट्रूथ नहीं है। जो बीएसपी है वो एक आंदोलन है, और बीएसपी के आंदोलन के लिए समर्पित लोग हैं। यदि बीएसपी आज उन लोगों को थोड़ा सा भी मौका दे दे तो हो सकता है कि वो इस पार्टी का पूरा फ्यूचर बदल देंगे। लेकिन आपके सवाल की तरफ आ रहा हूं, जो लोग कहते हैं कि बीएसपी में मुझे मौका नहीं मिला, एग्जैक्टली मैं वैसे सोचता था पहले कि हम लोगों को मौका क्यों नहीं मिला। मैं नहीं सोच रहा वैसा। मैंने भी यू आर रिप्रेजेंटेटिव, आप लोगों का सवाल मुझे रिसेंटली आई हैव जस्ट मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट स्टेट ऑफ माइंड रिसेंटली। मैं एग्जैक्टली सेम सोचता था। हाँ। तो लोग कहते हैं कि हमको पार्टी में मौका नहीं मिलता, मैंने उस चीज को बंद कर दिया, मैं सोचना बंद कर दिया। सेम, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में किसी पद के लिए कोई काम नहीं कर रहा हूँ। करेक्ट, ठीक है, पद मिलेगा और मैं ये करूंगा, ये मेरे लिए जरूरी नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में बड़े बड़े पद लिया होता, आपको कह रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में प्रॉमिस किया है लोगों को कि मैं कोई भी पद नहीं लूंगा जिंदगी में, कोई पद नहीं लूंगा। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद बीएसपी चलाए, बिना बीएसपी में होते हुए। आप बीएसपी को बिना बीएसपी में रहते हुए भी चला सकते हैं। हाँ, तो बीएसपी आंदोलन है, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। आई एम विलिंग टू डू व्हाट आई कैन, जो भी मुझसे होगा, क्योंकि सोशल मीडिया को लेके, इन सब चीजों को लेके बहुत सारी चीजों पे हमने बहुत चर्चाएं करी, बट वो शायद वहां तक नहीं पहुंची या वो नहीं इम्प्लीमेंट हो पाई। और मुझे लगता है कि वहां पे एक तरह का एक कोऑर्डिनेटर्स का या कुछ ऐसा समूह है which ensures, हाँ, मैं तो बहुत एवरीवेयर दैट एग्जिस्ट, आई टेल यू, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को उसके पार्टी का संगठन नहीं जीता। इस बात को आप देश में मान लीजिए। अच्छा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को उसके पार्टी का संगठन नहीं जीता था। कौन जिताता है? उस पार्टी के विचारधारा के अराउंड जो सोशल मोबिलाइजेशन होता है, उस पार्टी को जिताता है, चाहे पार्टी कितनी भी खराब हो। सोशल मोबिलाइजेशन, जैसे बीएसपी जब तक देश में, उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी हुआ करती थी, भाजपा को 50 से कम सीटें होती थी। इनफैक्ट लोकसभा में 10 सीटें हुआ करती थी। बिल्कुल, 2007 में 10 है, 2012 में 10 है, 2007 में विधानसभा की जो है उनके पास 50 सीटें हैं, उससे घटकर फिर बीएसपी 2012 में और चुनाव लड़ी तो उससे घटकर 47 हो गई है। राइट, ठीक है। तो लेकिन जब अखिलेश यादव की सरकार आई तो पब्लिक मोबिलाइजेशन बीजेपी की तरफ। हाउ डू यू सी अखिलेश यादव एंड बीजेपी's पॉलिटिक्स? आई मीन, एक्चुअली जब अखिलेश यादव आते हैं चुनाव, मतलब कोई भी पावर में, तो बीजेपी इस देश में बहुत राइज कर जाती है। ये बात क्या यूपी का मुसलमान समझ पा रहा है इस बात को? क्या देखिए, मुसलमान कोई एक ये नहीं है, मुसलमान कोई एक मतलब होमोजीनियस क्लास नहीं है, ओनली बिकॉज़ वो मुसलमान है करके होमोजीनियस। मेरा मतलब जो अखिलेश के साथ जो मुसलमान है, अखिलेश के साथ में मुसलमान, उसको उससे लेना देना एक बड़ा तबका है, मतलब नहीं है। उसको उससे मतलब बिल्कुल नहीं, इसको समझने की जरूरत है। वो कहता है कि हम बीजेपी को हराएंगे, ठीक है, वो उसका धार्मिक युद्ध है। आप इस बात को समझिए, वो बीजेपी के साथ आरएसएस के साथ धार्मिक युद्ध लड़ रहा है, और वो धार्मिक युद्ध जो है लड़के वो इस देश में एक तख्ता पलट करना चाहता है, उसके लिए वो टाइम ले रहा है। लेकिन उस बीच में
वो उन लोगों के साथ जा रहा है जो लोग उसके हिस्टोरिकल अलायंस में रहे हैं। यही मैं बात कर रहा था कि कुछ आपके आइडियाज जो हैं मुगलों के जो हिस्टोरिक अलायंस है, हाँ, वो दलितों के साथ नहीं है। लेकिन आई विल आस्क अ क्वेश्चन हियर कि आप बीएसपी की बात कर रहे हैं पर आप पॉलिटिकली करेक्ट बातें नहीं कर पाते, कभी नहीं कर पाता। लेकिन इसका एक बात है, सबसे देखिए तो पॉलिटिकल सिनेरियो में व्हेन यू क्लेम टू बी अ सपोर्टर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और अ पार्टी, वी डू नॉट स्टेट द ऑब्वियस ऑलवेज। आई थिंक, मुझे लगता है कि हमने साहब की जिंदगी से सबक लेना चाहिए। यस, बाबा साहब की जिंदगी से सबक लेना चाहिए। बाबा साहब ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान नाम की किताब लिखी थी। पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया। लेकिन आप देखेंगे कि 1952 के चुनाव में बाबा साहब की थर्ड लार्जेस्ट पार्टी थी। 1957 में बाबा साहब की थर्ड लार्जेस्ट पार्टी थी। ठीक है, तो बाबा साहब ने किसी को दुख होगा इसीलिए तो अपनी किताब नहीं रोक दिया ना। ब्राह्मणों को दुख होगा करके एनिलेशन ऑफ कास्ट नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं है। कांचीराम साहब ने जो है मनुवादी शब्द का इस्तेमाल किया, फिर भी ब्राह्मण लोग बीएसपी में आए, उनको बड़ी बड़ी पोजीशन मिली, मिनिस्टर बने, एडवोकेट जनरल बने, सतीश मिश्र आए। बाकी आज ब्राह्मण जितने भी उत्तर प्रदेश के गए बीजेपी में, वो तो पहले बीएसपी में थे। बिल्कुल, नकुल दुबे हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है। फिर उपाध्याय, रामवीर उपाध्याय का परिवार ने कहा था कि मैं बौद्ध बनूंगा, ठीक है, तो वो तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब हिंदू उससे दुखी हो जाएंगे करके मैं ये नहीं कहूंगा। ये पॉलिटिकल पार्टी जो है बीएसपी, ये कोई इलेक्टोरल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इस पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है कि इस देश में सामाजिक, आर्थिक, राजकीय और तरह तरह के सांस्कृतिक परिवर्तन लाना इस पार्टी का मकसद है। So what you're trying to say? सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि बीएसपी जो है, मैं जिस समझता हूँ, मैं कोई बीएसपी का स्पोक्स पर्सन नहीं। बिल्कुल, ये आपका निजी राय है। लेकिन मैं 26 साल से बीएसपी को देख रहा हूँ और एवरीडे देखता हूँ। इनफैक्ट मेरे पास मतलब मैं ऐसा कोई दिन नहीं है जो मैं बीएसपी के बारे में गूगल नहीं किया है। ऐसा कोई दिन नहीं है मेरी जिंदगी में, कितना भी बिजी रहो। सो आई टेल यू कि बीएसपी की एक विचारधारा है जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, धर्मांतरित, मतलब जो इसी देश के मूल निवासी है, इसी देश के बहुजन समाज के लोग हैं जो धर्मांतरित मुस्लिम है। बीएसपी उनके उद्धार, उनके उत्थान और मुक्ति के लिए कटिबद्ध पार्टी है, चाहे वो बीएसपी को वोट दे या ना दे। लेकिन बीएसपी तालिबानी विचारधारा की समर्थक नहीं है। राइट। कोई बोलेगा कि आओ और मुझे तालिबान के लिए समर्थन करो, तो बीएसपी उसको लात मार के भगा देगी। बहन जी ने खुद स्टेटमेंट दिया है, बहन जी विचारों की पक्की है अपनी। हाँ, बहन जी ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि भाई जो मतलब एक उनका शब्द प्रयोग मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कट्टरपंथी जो लोग हैं उनका हम समर्थन नहीं करते, लेकिन बीएसपी उन मुसलमानों का पुरजोर समर्थन करती है जो बहुजन समाज से धर्म परिवर्तित हुए हैं और जिनको इस देश में जातिवाद, विषमता, भेदभाव, जेंडर इनइक्वालिटी, इन सारी चीजों में वो अभी भी बहुत बुरी हालत में जी रहे हैं। उनको बीएसपी उद्धार करना चाहती है, उनकी मुक्ति करना चाहती है, इस देश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहती है बीएसपी। उसके लिए ये हमारी पार्टी की विचारधारा है, हम इस विचारधारा से कभी नहीं हटेंगे। और बहन जी कभी धर्म की राजनीति भी नहीं करती। एब्सोल्युटली सेक्युलर पार्टी है। यदि मुसलमानों को यदि इतना ही मतलब जो कट्टरपंथी मुसलमान है उन लोगों को यदि सेकुलरिज्म चाहिए तो इस देश में सबसे ज्यादा सेकुलर बीएसपी है। क्यों नहीं आ रहे? क्या सेकुलरिज्म चाहिए? सवाल ये भी है। नहीं चाहिए उनको, वो दूसरों की तरफ से सेकुलरिज्म चाहते हैं, अपने तरफ से सेकुलरिज्म नहीं चाहते। ये भी मैंने लिखा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे कई मुस्लिम दोस्त हैं। मैं अखिलेश पे आना चाहता हूँ सर, आई विल कम बैक टू दैट एनेक्डोट पे कि अखिलेश जी की राजनीति और उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की राजनीति है, एट मेनी पॉइंट इट अपीयर्स कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, क्योंकि जिस तरह की पोजीशनिंग दोनों पार्टियां कर लेती हैं, कुछ धर्म के मुद्दे हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी धर्म के मुद्दे हैं, तो सपा भी उनको हवा देती है, क्योंकि उनको पता है कि जब ध्रुवीकरण हो जाएगा, नहीं तो जिन्ना को यूपी के चुनाव में लाने की क्या जरूरत थी अखिलेश यादव को। 22 की मैं बात कर रहा हूं। कई वो ऐसे मुद्दे लेकर आए जो सीधे तौर पर, क्योंकि वो एक तरह से चाहते हैं कि जस्ट टू प्रोवोक बीजेपी, एंड व्हेन ही प्रोवोक्स बीजेपी काउंटर अटैक करती है और जो वोट है दोनों दो ध्रुव पे चला जाता है। मेरा दूसरा आकलन है, हो सकता है कि अखिलेश यादव ये कर रहे होंगे, लेकिन अखिलेश यादव ऐसा
प्रोवोकेशन देंगे और बीजेपी वैसे प्रोवोकेशन के हिसाब से काम करेगी, ऐसा होता नहीं है। बीजेपी एक बहुत टेक्निकल पार्टी है। हमारे लोगों ने कितना बीजेपी को समझा पता नहीं है, लेकिन जो मैंने समझा है उसको बहुत टेक्निकल पार्टी है। बीजेपी को पहले ही मालूम है कि ये वोट कहा जाने वाला है। तो सपोज मान लीजिए कि मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट करेगा, ये उनको चुनाव के पहले पता है। अच्छा, चुनाव के पहले पता है। बीजेपी मुसलमानों के ऊपर या जिन्ना के ऊपर इसलिए अटैक नहीं करती कि ये वोट जो है उनके पास जाना चाहिए, मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी के पास जाना चाहिए। बीजेपी इसलिए अटैक करती कि बीजेपी का एक कोर वोट बैंक है, वो चुनाव नहीं जिताता। दैट्स ए क्रीम वोट ऑफ द बीजेपी। बीजेपी को चुनाव जिताने वाले ओबीसी और दलितों की कुछ जातियां हैं, वो चुनाव जितवाते हैं। लेकिन वो टॉप ऑफ द वोट क्रीम वोट चाहिए होता है उनको, जो इधर से उधर भागते रहता है। वो बीजेपी के साथ ऐसे टाइट नहीं है, वो अपने हित के हिसाब से वो इधर उधर जाते हैं। फ्लोटिंग वोट है। उस वोट को टारगेट करने के लिए वो मुसलमानों को खूब जैसे पाकिस्तान वाले इश्यू, वो युद्ध कर देना, ये जिन्ना को लेके आ जाना इंडिया के चुनाव में, इस सारी चीजें बीजेपी वो मुसलमानों का वोट उधर जाएगा इसलिए नहीं करती। ये जो हिंदू हायर कास्ट का जो वोट है वो अपने तरफ लाने के लिए करती है। राइट। और वो हिंदू हायर कास्ट का वो बीजेपी का अपीजमेंट है। तो उसका जो काउंटर जो रिएक्शन है वो समाजवादी पार्टी को वोट जाने की वो दिखता है कि मुसलमान उधर वोट कर देंगे, लेकिन मुसलमानों का वोट चुनाव होने के पहले ही, चुनाव डिक्लेयर होने के पहले ही तय है। चुनाव के दिन वो डिसाइड नहीं करते। तो दलितों के अकेले वोट से तो सरकार 100% नहीं बनेगी। तो इसमें ताना बाना तो बुनना ही पड़ेगा, जो मान्यवर साहब ने बुनना पड़ेगा। लेकिन आप उस विचारधारा के साथ तभी जा सकते हैं जब वो मानवतावादी विचारधारा हो। नहीं, क्या उनका साथ मिल सकता है? क्या 100% मिलेगा? क्यों? इतने सालों से जो है, जो मोस्ट बैकवर्ड ओबीसीज है, मोस्ट बैकवर्ड मुस्लिम्स हैं, जो ओबीसीज मुस्लिम है, ठीक है, वो मुस्लिम बीएसपी को नहीं भी वोट कर रहे तब भी बीएसपी उनके साथ हमेशा खड़ी है, साथ खड़ी है, हर बार खड़ी है। ठीक है, इवन कभी कभी जो है बीएसपी वक्फ जैसे मामले में भी उसका समर्थन कर देती है। ठीक है, बीएसपी कभी उनके खिलाफ दंगा नहीं करवाती जब शासन में आती है। ठीक है, लेकिन वो वोट को बीएसपी ने कभी टैप नहीं किया। इनफैक्ट आई रिमेम्बर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें राम मंदिर के सवाल पे बहन जी ने बाबरी मस्जिद की बात कही है। पत्रकार ने पूछा कि आप राम मंदिर के शिलान्यास में जाएंगी? उन्होंने कहा मैं तो धार्मिक कार्यक्रमों में इस तरह की जाति नहीं हूँ, ये मेरी शुभकामनाएं हैं, और जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो तब देखेंगे। कुछ इस तरह का उनका एक टिप्पणी थी। तो she has the guts to say all these things. 100% I tell you, because she is a very very independent leader. और fearless है, governed by ideology है। ठीक है, जो आपको डिक्लाइन दिख रहा है वो इस वजह से डिक्लाइन नहीं है कि बहन जी इनकैपेसिटेड है। डिक्लाइन इसकी वजह से है कि जो वोट, एवरी लीडरशिप जो होता है, एवरी लीडरशिप अपने हिसाब से काम करना चाहता है। बीएसपी बहन जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम करना चाहती है वो आइडिया परकोलेट नहीं हुआ है डाउन द मासेस। वो आइडिया परकोलेट नहीं हुआ है। बहन जी ने शायद उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया है। बहन जी को लगा कि ये आइडिया ऑटोमेटिकली चली जाएगी। मिसकम्युनिकेशन तो है, कम्युनिकेशन गैप है, बहुत बड़ा गैप है। गुड। तो ये इसकी वजह से बहन जी की लीडरशिप में डिक्लाइन है, क्योंकि जिस दिन वो गैप दूर हो जाएगा, आई टेल यू, they will form the government in center. तो 27 में if we tweak few things, 29 में बहन जी प्राइम मिनिस्टर बनेगी। यदि आप 27 को ठीक कर लेते हैं। इसको तो लोग मजाक बनाते हैं प्रधानमंत्री बनने की बात को लेके या हुक्मरान बनने की बात को लेके। There are some professors specifically. मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि बहन जी 2036 तक जिंदा रहती है, she will be prime minister of this country. Not because she wants to be prime minister, but देश की जनता चाहती है। जनता will want. देश की जनता अम्बेडकरवादी विचारधारा, क्योंकि एक दलित समाज का व्यक्ति उस बहन जी को चाहती है, ये एक अलग फैक्टर है। लेकिन इस देश में जो जनता है, जो मेजॉरिटी जनता है, वो अम्बेडकरवादी विचारधारा से प्रभावित है और उसको चाहती है। अब बीएसपी को क्या करना चाहिए? बीएसपी के कुछ अनटैप्ड एरियाज है, जैसे उन्होंने मुसलमानों के वोटों के ऊपर कभी काम नहीं किया, जो बैकवर्ड मुस्लिम बोलती है बहन जी,
कि बैकवर्ड मुस्लिम बहुजन समाज का हिस्सा है, लेकिन उसको पसमंदा की बात कर रहे हैं आप। उसको अपने तरफ लेके आने के लिए कभी कोशिश नहीं, आउटरीच नहीं है, आउटरीच तो नहीं। मुझे लगता है कि बहन जी ने उसको आउटरीच करना है, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम टिकट्स इन द इलेक्शन। आप उस आदमी को टिकट दीजिए जो आपकी पार्टी का कार्य करता है और जो मुस्लिम है, और नॉट बिकॉज ही इज अ मुस्लिम उसके लिए आपको इसको टिकट देना है, आपकी पार्टी का कार्य करता है करके। वैसे कुछ चीजें बदली हैं, जैसे भागीदारी, जो समिति है भागीदारी को लेके फिर से काम शुरू हुआ है। देखिए, भागीदारी के लिए बहन जी ने काम शुरू किया है, इट्स ए वेलकम डेवलपमेंट, जो भाईचारा समितियां हैं, वेलकम डेवलपमेंट है। लेकिन इस समय बीएसपी को कोई काम करना है तो उसने देश के जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो बिकने के लिए तैयार हैं उनको खरीद लेना चाहिए, और इसके लिए जो है उनको 10-15 करोड़ तो पहले बिक चुके हैं। आप हर आदमी को बिकते हैं वो, आप उनको खरीद लीजिए, आपको बिक जाएंगे। 15-20 करोड़ का काम है, 15-20 करोड़ भी नहीं लगेगा। यदि आप इस देश में 200 यूट्यूबर को खरीद लिया आपने तो आप चुनाव जीत जाएंगे। क्योंकि परसेप्शन प्रॉब्लम की तरफ ही मैं आ रहा था, आपने सॉल्यूशन पहले दे दिया कि सारी बातें ठीक हैं, पर परसेप्शन मैनेजमेंट में बीएसपी उतना अच्छा नहीं कर पा रही है, एंड दैट इज लीडिंग टू लॉस ऑफ वोट्स। द रीजन आई एम टेलिंग यू, ये क्यों हो रहा है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुस्लिम्स हैव बिल्ट अप ए नैरेटिव कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। सेम फॉर ओवैसी आल्सो। ठीक है, ओबीसी के लिए भी किया, सेम ही है, ऑब्वियसली ओबीसी के लिए भी किया। वो इसलिए नहीं करते कि वो मुसलमान है करके, वो एक जो सेंट्रल आइडिया है ना, कि मैं कह रहा हूँ कि ये जो कट्टरपंथी है वो इस देश में हिंदुओं के साथ वार लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, और धार्मिक युद्ध है। उसमें जो भी उस धार्मिक युद्ध में जो भी उनका समर्थन नहीं करता है, वो पॉलिटिकली कर रहे हैं, वो जो भी उसका समर्थन नहीं करता, चाहे ओवैसी क्यों ना हो, या फिर ओवैसी जो है वोट काट लेता है सपोज चुनाव में खड़ा करके, तो उसको बी टीम बोल देते हैं, क्योंकि वो वोट ओवैसी की तरफ चला जाएगा तो कांग्रेस नहीं जीतेगी। बहुत बार हुआ है ऐसा, आपको पता है दिल्ली के चुनाव में ऐसा हुआ। राहुल गांधी की पार्टी का अध्यक्ष है, 4-5 मतलब लोग तो कहते हैं कि 500 इलेक्शन हार चुका है वो, छोटे मोटे इस देश में उसके नेतृत्व में 500 इलेक्शन हार चुके हैं। वो क्यों वो बंदा इस देश में देश का पार्टी का मतलब लीडर आजकल वो चिट्ठियां लिख रहे हैं अपने सरकारों के मुख्यमंत्री को रोहित वेमुला एक्ट के लिए। यू मस्ट हैव सीन दैट। आई हैव सीन दैट। And the question is कि why not Kharge साहब is writing as the Congress president if Congress has to demand it, and why you demand something from your own chief ministers? उसको लागू करवा दीजिए immediately। आप मुझे बताइए कि खरगे यदि प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर मतलब प्रेसिडेंट है उनके पार्टी के, उसको चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं, उसको फोन करके बुलाएगा अपने पास, राइट, और कहेगा कि ये कानून मैंने दिया है, इसको जाके कल पास कर दो, और पास नहीं करोगे तो तुझे हटा दूंगा। तो इट इज प्योर गिमिकरी। आई टेल यू, उनको करना नहीं है। सेकेंडली, इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने रोहित वेमुला मैटर में इस देश में बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश किया और अपनी लीडरशिप बिल्ड किया, वैसे कन्याकुमारी वगैरह ये जो लोग हैं वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं। ठीक है, रोहित वेमुला जो मैटर है वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट मैटर है। इस देश में बहुत बड़ा डिफरेंट मैटर है, उसमें दलित हाईजैक हुए, बहुत बड़े पैमाने पर दलित हाईजैक हुए, लेकिन यूनिवर्सिटीज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। यूनिवर्सिटीज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। सुप्रीम कोर्ट में रोहित की माँ की जो केस पेंडिंग है वो अभी सुप्रीम कोर्ट उसको सुन नहीं रहा है। मतलब पहले फाइल की हुई केसेस नहीं सुनता है, बाद में फाइल की हुई केसेस को सुनता है। ठीक है, उसके ऊपर कोई जजमेंट देने को तैयार नहीं है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि इंडिया में ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन कैंपसेस है वो कैसे एलिमिनेट होगा। पहली इंपॉर्टेंट आप देखिए कि संविधान में कम से कम 50 से 60 बार एजुकेशन शब्द आया है। आप पूरा संविधान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी बार कोई भी दूसरा शब्द नहीं आया जितना एजुकेशन शब्द आया है। तो इसका मतलब संविधान जो है इस देश की एजुकेशन को सीरियसली लेता है। यदि हमें किसी तरह से यदि इस देश में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन कैंपसेस खड़ा करना है, मतलब खत्म करना है, तो आपको प्रोफेसर और टीचर्स लोगों का डिस्क्रिशन खत्म करना पड़ेगा। पहला डिस्क्रिशन। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जितनी भी बॉडीज है उनकी, यूनिवर्सिटी की जितनी भी बॉडीज है, उन बॉडीज में आपको SC ST और OBC जो बहुजन समाज है और पसमानदा लोगों की भी वहां आपको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, जो कांग्रेस पार्टी देने को तैयार नहीं है, किसी भी एरिया में देने को नहीं तैयार है।
तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये करनी होगी कि कैंपसेस में जो कास्ट की नोशन है, कास्ट का नोशन है, बहुत ही बड़ा नोशन है कि कोई इंफीरियर है, कोई सुपीरियर है, एक नोशन है बाबा साहब ने कहा। वो तो रैंक से पता लग जाता है ना। उस नोशन को ध्वस्त करने के लिए, उस नोशन को ध्वस्त करने के लिए कुरिकुलम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कुरिकुलम इंट्रोड्यूस हो नहीं रहा है। आप सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। कुरिकुलम इंट्रोड्यूस कीजिए कि हाउ कास्ट हैज बीन बिल्ट, हाउ कास्ट हैज बीन बिल्ट, लोगों को समझाया जाए। बाबा साहब का एक किताब लगा दीजिए, 2 किताब। आपको कह रहा हूँ कि इस देश के कैंपसेस से जातिवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जेंडर सेंसिटाइजेशन कमिटीज होती हैं, लेकिन कास्ट सेंसिटाइजेशन नहीं है। तो नोबडी प्रिपेयर्स इवन द सो कॉल्ड ऑप्रेसर कास्ट्स। मैं आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के, मैं कई बार ट्वीट किया, आप मेरे पुराने ट्वीट देखेंगे, मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज नियुक्त हो रहे हैं, हाई कोर्ट में जो जज नियुक्त हो रहे हैं, उनकी नार्को एनालिसिस टेस्ट किया जाए कि वो जातिवादी है कि नहीं बिफोर अपॉइंटमेंट। नार्को एनालिसिस, ठीक है। और जो आदमी, जो व्यक्ति जज बनने के लिए तैयार है और नार्को एनालिसिस की टेस्ट नहीं देना चाहता है, उसको मत बनाइए। नार्को एनालिसिस टेस्ट में आपको पता चलेगा काफी हद तक कि वो जातिवादी है कि नहीं, ठीक है। तो आप जातिवादी जो जज दिखाई देता है उसको मत बनाइए। कुछ जनता के सवाल, ब्रेक ले लें या चल? नहीं, इट्स फाइन। अब जनता के सवाल है, आज सुबह ही मैंने पोस्ट किया था और वो कंपाइल करके हमारी टीम ने हमको दे भी दिया है। रवि जाटव जी आपसे पूछ रहे हैं कि नितिन मेश्राम जी के अनुसार वो अपना सारा जीवन बीएसपी के लिए देंगे। तो सवाल ये है कि आप बीएसपी के खिलाफ फैलाए जा रहे फर्जी आरोपों को कोर्ट में क्यों नहीं ले जाते, और जो लोग बीएसपी को भाजपा की बी टीम कहते हैं उनसे सबूत क्यों नहीं मांगते? उसके ऊपर काम चल रहा है। मयूर का सवाल है, मयूर वॉइस इनका हैंडल है, पूछ रहे हैं कि बाबा साहब की जयंती पर आपने बसपा मूवमेंट में काम करने का वादा किया, आप महाराष्ट्र से हैं, तो क्या आप महाराष्ट्र में बसपा इकाई से जुड़कर काम करेंगे या फिर कोई अन्य रास्ता अपनाएंगे, जैसे लीगल, सोशल मीडिया, बामसेफ या कुछ और? मैं कोई पद नहीं चाहता हूँ अपनी जिंदगी में कि पार्टी में मुझे सेक्रेटरी बनाओ या अध्यक्ष बनाओ, उपाध्यक्ष बनाओ, इस तरह का मैं कोई पद नहीं चाहता हूँ। हो सकता है कि मैं जिंदगी में किसी तरह का कोई पद नहीं लूंगा। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम कैसे काम करना चाहते हैं, हम किसी को बताएंगे नहीं। ये मैंने कल की रिपोर्ट में जब मैंने जिले को नाम लेके डिमांड उठाई है, तो मैंने कहा मैंने योजना तैयार कर ली है पर बताऊंगा नहीं कैसे काम होगा। करेक्ट। राज सिंह मौर्य का सवाल है कि बीएसपी को बी टीम कहने वाले सपा और कांग्रेस के कई लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती, और SC ST पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ देश में वकीलों की कोई यूनियन काम कर रही है या नहीं? पहली तो इम्पोर्टेंट बात है कि कार्रवाई होने वाली है। मतलब सभी लोग समझ लीजिए कि जो लोग बी टीम कहना चाहते हैं बीएसपी को, उनके ऊपर चुनाव के पहले इस देश में और बीच में भी बड़ी कार्रवाई होने वाली है। कार्रवाई होने वाली क्योंकि बहुत सारे थंबनेल्स, बड़े नामों पर कार्रवाई होने वाली, छोटे नामों को छोड़ दिया जाएगा। एक हैंडल है BSP_Mino, ये पूछ रहे हैं कि सीधा सवाल पूछिए कि क्या आप पर भरोसा किया जा सकता है? उस सवाल के ऊपर पहले जो पहला क्वेश्चन था उसका मैं एक बचा हुआ आंसर देना चाहता हूँ। हाँ, उसमें उन्होंने ये कहा है कि SC ST के ऊपर जो बढ़ते अत्याचार है वो क्यों खत्म नहीं हो रहे। तो वो खत्म इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट SC ST एक्ट के खिलाफ है, और देश की न्यायपालिका SC ST एक्ट को खत्म करना चाहती है, उसकी वजह से अत्याचार बढ़ रहे हैं। अभी दूसरा सवाल आपने जो कहा, मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैं बहुजन आंदोलन के साथ 26 साल से लगातार जुड़ा हूँ, मतलब 99 से, और मैंने वो सब कुछ काम किया जो एक कार्यकर्ता करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, 26 सालों में मैं कहीं पे भी जा सकता। अपॉर्चुनिटीज आई होंगी आपके पास? मेरे पास काफी अपॉर्चुनिटी। हमारे पास ऊपर तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि मैं तो अडानी का आदमी हूँ। ये भी आरोप है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं वो उस समय अडानी के हिंडनबर्ग रिपोर्ट के समय में मैंने कुछ आर्टिकल लिखे थे। जो लोग कहते हैं कि अडानी के समर्थक, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि बीजेपी का आदमी है। अप्रोच तो बहुत किया गया होगा आपको। बीजेपी का आदमी है, कुछ लोग तो कहते हैं कि RSS का आदमी है। ठीक है, तो जब आप लोग कहते हैं तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको दिखता उस तरह से है। ठीक है, तो दिखता है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि अपॉर्चुनिटी आके चली जाती है। तो आप लोगों को पता नहीं है कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई होगी और कितनी नहीं आई होगी, लेकिन जो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व होता है उसको पता होता है कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई होगी।
लेकिन मैंने जिंदगी में निर्णय लिया है जिसको मैं दोहराना चाहता हूँ कि मैं जिंदगी में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अनइथिकल अलायंस नहीं करूंगा। दूसरा, मैं जिंदगी में किसी भी तरह का कोई पद नहीं लूंगा, मतलब किसी भी तरह का कोई सरकारी पद नहीं लूंगा, और कोई पार्टियों का भी इन पर कोई पद नहीं लूंगा, संगठन में भी नहीं, संगठन में भी नहीं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि मैं किसी भी तरह से किसी भी सामाजिक संगठन से या राजकीय संगठन से किसी तरह का कोई पैसा नहीं। करेक्ट। ये 3 चीजें मैंने अपनी जिंदगी में निर्णय लिया है और मैं इन 3 चीजों के ऊपर बना रहूंगा। और जिस दिन बना नहीं रहना संभव नहीं है मेरे लिए, उस दिन मैं गांव चला जाऊंगा और बिना किसी को बताए अपनी जिंदगी जीऊंगा। मतलब आइसोलेशन, सेक्लूजन में, मतलब जिंदगी में मैं चला जाऊंगा, खेती करूंगा, मेरे जो है काम करूंगा। एक सवाल ये रिपीटिशन है पर फिर भी पूछ देता हूँ कि नितिन साहब, आप एक वकील हैं, कई यूट्यूब चैनल मान्यवर साहब का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि ये अपमान से बहुत सारा वर्ग आहत हो रहा है, उनकी भावनाएं जो हैं हर्ट हो रही हैं, और बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। इनसे कैसे निपटा जाए? तो जवाब आपको मिल चुका है, उस पर काम चल रहा है। एक सवाल है कि देश की उच्च न्यायिक व्यवस्था में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को, इस पर भी हम बात कर चुके हैं, तो आपका सवाल अच्छा था। संदीप ठकराल पूछ रहे हैं कि नितिन मेश्राम जी के मित्र श्री दिलीप मंडल अब भाजपा की पिच पर खेल रहे हैं, ये उनके शब्द हैं। अगर भविष्य में भाजपा नितिन जी को कोई पद दे दे तो क्या वे भी उस पिच पर खेल सकते हैं? इसकी कितनी संभावना है? इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि हमारे पास भी कोई आया होगा कि आप भी ये ले लीजिए, वो भी ले लीजिए, राइट? तो जब हम लोगों ने नहीं लिया है तो 7 सालों में मेरे पास ही इतने फोन आए हैं, तो आपके पास 26 सालों में हमने उस हर फोन को रिफ्यूज किया है, उस हर ऑफर को रिफ्यूज किया है, जो कि विजिबली आप देख सकते हैं कि बाकी लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। मुझे सवाल पूछा गया जी कि जैसे अभी बीच में मुझे एक आया था, कोई आया था बंदा, और उन्होंने कहा कि ये ले लीजिए। उसके लिए उन्होंने मुझे कहा कि आप क्योंकि आपको कोई भी पद लेने के लिए नाम तो पता रहना चाहिए, नाम का एड्रेस तो देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप 2 लाइन का एक बायोडाटा दे दीजिए, ताकि वो जो आदमी ऑर्डर पास करेगा वो आपका नाम लेकर आपका ऑर्डर दे देगा, जिसमें नाम होगा, एड्रेस होगा, कुछ होगा। तो मैंने कहा कि मैंने जिंदगी में कभी बायोडाटा बनाया नहीं, तो मैं कैसे बनाऊंगा? ठीक है, आने वाले आदमी को मैंने बताया कि मैंने तो जिंदगी में कोई बायोडाटा बनाया नहीं है, किसी सरकारी नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं किया है, किसी प्राइवेट नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं किया है, तो मैंने कोई एप्लीकेशन से काम ही नहीं किया है, तो मेरे पास तो बायोडाटा है नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा जब बायोडाटा नहीं है तो वो तो पद लेने का कोई मतलब ही नहीं। चलिए सर, कुछ क्लोजिंग सवाल। 27 में आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि आपने भी 27 के महत्व के ऊपर चर्चा की है, आपने रेखांकित किया है कि सारी लड़ाइयां एक तरफ हैं और 27 में जो मान्यवर साहब की जो पार्टी है वो चुनाव में जा रही है, और पिछले कुछ जो है हैज बीन इन द डोल्ड्रम्स बेसिकली, स्थितियां अच्छी नहीं रही हैं, परिणाम बहुत साल से इंतजार कर रहा है वोटर, और इसीलिए जो है वोट का प्रतिशत भी डगमगा गया है। तो 27 में आप क्या संभावना देखते हैं? क्योंकि हम तो पॉजिटिव होके, क्योंकि हमने भी बहुत सुझाव दिए सोशल मीडिया आईटी को लेके और सब चीजों, अब हमने उन पे काम करना शुरू कर दिया है, और क्या संभावना आप देखते हैं? हम 27 में जो है बीएसपी के लिए जनता को चुनाव लड़वाएंगे। जिस दिन जनता खड़ी हो जाती है कोई नहीं टिकता। हाँ, जनता कहेगी कि हमारी पार्टी है, हाँ, जनता खड़ी हो गई, कोई नहीं टिकता, और हमें अपनी सरकार चाहिए। हमें अपनी सरकार चाहिए। हाँ, तो वो 30% के लोग, मैंने और मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा असेसमेंट इसीलिए है क्योंकि मैंने ये असेसमेंट फॉर्म किया है कि बीएसपी बिना किसी प्रचार के 20% वोट पर जा रही है। अच्छा। बिना किसी प्रचार, अच्छा, कोई प्रचार नहीं। बीएसपी यदि कुछ भी प्रचार नहीं करेगी तब भी बीएसपी को 20% वोट मिलने वाला। तो इसीलिए यदि बीएसपी थोड़ा सा भी यदि पुश कर देगी तो वो सरकार। विंग्स का ना होना पार्टी में, प्रवक्ताओं का ना होना, सोशल मीडिया आईटी सेल का ना होना, आधुनिक जो प्रचार की प्रणाली है उनसे थोड़ा सा अलगाव सब बीजेपी के पास नहीं था, पहले नहीं था। जब बीजेपी, पर आज के चुनाव में तो जरूरी है भी नहीं था। नहीं, आप पुरानी बात कर रहे हैं, आप पुरानी बात। जस्ट आई एम कमिंग बैक टू दैट। जब पार्टियां डिक्लाइन होती है तब ये सारी चीजें किसी के पास नहीं होती। जब पार्टियां डिक्लाइन होती रहती है
क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं पार्टियां डिक्लाइन होने की, क्योंकि पुराना जो लॉट ऑफ वर्कर है वो थक गया रहता है, नया लॉट ऑफ वर्कर आने को टाइम लगता है। बट कुछ समय जो है सर्कमस्टांसेस ऐसे डिफरेंट हो जाते हैं कि उसकी वजह से पुराने लोग काम करते हैं तो उनको क्योंकि न्यू जनरेशन की समस्या पता नहीं रहती है। जैसे सबसे बड़ी समस्या है जॉब क्राइसिस। हाँ। ठीक है, उसको लेकर बीएसपी ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं किया है। जी, इस देश में बहुत बहुत क्राइसिस है। जैसे इकोनॉमी का एक बड़ा क्राइसिस है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब अब यूएस की गाड़ी इंडिया में नहीं आने दे रहे, टैरिफ है, तो जैसे चंद्रशेखर आजाद जो है वहाँ मतलब एक रोल्स राइस में घूम रहे थे। रोल्स राइस यूएस में सस्ती है, इंडिया में उसके 3 गुना महंगी है। बिल्कुल। वहाँ यदि 5 करोड़ की होगी तो यहाँ 15 करोड़ की होगी। दैट काइंड ऑफ टैरिफ की वजह से। तो आपने इस चीजों के ऊपर कोई स्टैंड नहीं लिया, फॉरेन पॉलिसी पर आपने कोई स्टैंड नहीं लिया, जिसको लेकर इस देश में कुछ लोग हैं जो वोट करते हैं। इस देश में रिलीजियस मैटर में आपने कोई स्टैंड नहीं लिया, जिसको लेकर इस देश में बहुत सारे लोग वोट करते हैं। इन सारी चीजों को इस इलेक्शन में डील किया जाएगा। तो जो पार्टियां थोड़े से डिसिमिनेट होती है, डिक्लाइन होती है, डिसिमिनेट होती है, उन पार्टियों को खड़ा करने के लिए उसके कार्यकर्ता काम नहीं करते। उस पार्टियों को खड़ा करने के लिए वो इंटरेस्ट ग्रुप काम करता है जिसको उस पार्टी की जरूरत होती है, एंड देन दोस पार्टी राइज। तो यानी कि तो इसलिए आप यदि आप बीएसपी के इंटरेस्ट ग्रुप है तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। तो 30% का वो वोटर जो है वो मौजूद है अभी। आपको 20%, 10% बढ़ाना है। हाँ, 20% ऑलरेडी बीएसपी के पास है आज। मतलब चुनाव में आपको नहीं दिख रहा है इस समय, लेकिन 27 में दिखेगा। तो यदि आप 10% बढ़ा देंगे तो हो सकता है कि आप में से कोई व्यक्ति जो है बड़े पद पर चला जाएगा। यानी कि जो है जनता मौजूद है और जनता को एहसास भी हो और गया। आप इस तरह से काम मत कीजिए कि आपको कोई पद चाहिए। हाँ बिल्कुल, है ना। यदि आपको लगता है कि इस देश में बहुजन समाज का राज आना चाहिए, बाबा साहब की विचारधारा का राज आना चाहिए, बाबा साहब के विचारधारा के व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, यदि ये आपको लगता है तो आप खड़े हो जाइए। मैं उसी के लिए खड़ा हुआ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सभी सवालों का जवाब दिया। मुझे लगता है शायद 1 घंटा से ज्यादा का समय हो गया। हमने टाइमर तो नहीं लगाया था, लेकिन उतना समय हो गया है। दर्शकों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने आखिर तक पूरा देख लिया है। और यदि आपने इसको आखिर तक नहीं देखा और ये आप आखिरी वाला हिस्सा देख रहे हैं तो आप इसको निकाल के देखिए, शुरुआत से समय निकालिएगा। पॉडकास्ट को देखने सुनने का एक तरीका होता है, क्योंकि इसमें फ्री चर्चा होती है, इन डेप्थ चर्चाएं होती हैं और डाइवर्स टॉपिक के ऊपर इन डेप्थ चर्चा का इसमें मौका मिलता है, बनिस्पत की मैं 5-7 मिनट की एक बाइट लूं और उसमें एक ही टॉपिक पे बात कर पाऊं। इसमें आपको बहुत से किस्से कहानी सुनने को मिले। एक ज्वाइन बटन है नीचे नीले रंग का, उसको अगर आप दबाएंगे तो आप हमको 150-125 रुपए के आसपास कुछ छोटा सा एक सहयोग प्रति माह भेज सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं आप में से कुछ लोग, तो चैनल को आर्थिक मजबूती मिलेगी और हम और काम कर पाएंगे। याद रखिए, पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस, सारी प्रक्रिया जो है वो कॉस्ट इंटेंसिव है, उसमें खर्चा बहुत होता है, आउटपुट जो है बहुत ज्यादा नहीं है उसमें, और इसीलिए आपके सहयोग की इसमें जरूरत है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। इसको वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और इसमें से क्लिप्स निकालिए, क्लिप्स निकाल के शेयर करिए। और जो लोग डाउनलोड नहीं कर पाते, आजकल हर फोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। आप वीडियो को YouTube में फुल स्क्रीन पे प्ले करिए और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए उसको रिकॉर्ड कर लीजिए अपने पसंदीदा हिस्से को। ट्विटर पर, फेसबुक पे अगर आप मुझे टैग करके पोस्ट करेंगे, मेरा आईडी है @वैभव KR86 VAIBHAV KR86, तो मैं उसको रिट्वीट करूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ये हमारा 8वां पॉडकास्ट था। कुछ और लोगों के साथ इसी हफ्ते के अंदर दोबारा चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।